चट्टान पढ़ लिए थे, आज चट्टान से क्या पढ़ना है हमको? मिट्टी। ठीक है, साथ में कल देखा आप लोगों ने कि रेगिस्तान कैसे बनता है, जंगल कैसे बनता है, सब आपने समझा। तो आज हमको मिट्टी से मिट्टी पढ़ना है, और मिट्टी के साथ हमको मेन क्या समझना है? मानसून। तो मिट्टी एकदम छोटा टॉपिक है कि भारत में ये मिट्टियां हैं, वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मिट्टी जो है ऐसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं कि मिट्टी ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ जियोग्राफी आप मिट्टी फिर से पढ़ेंगे, मगर जो अच्छी चीजें समझने वाला वो आज हम पढ़ेंगे मानसून, कि भाई मानसून कैसे आता है, चक्रवात कैसे आता है, गर्मी ऋतु के बाद ही वर्षा ऋतु क्यों आती है, वर्षा ऋतु से पहले क्यों नहीं आ जाती है, या ठंड के बाद क्यों नहीं आ रही है वर्षा ऋतु, फिर जब गर्मी होती है तो गर्मी अचानक से गायब कैसे हो जाती है, वर्षा कैसे अचानक आ जाती है, इन सभी को आज हम लोग पूरा समझने जाएंगे। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, तो इसी क्रम में आज हम लोग चालू करेंगे। थोड़ा सा मिट्टी वाला हिस्सा है, तो मिट्टी वाला हिस्सा भी होल्ड कर देते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं मानसून वाला हिस्सा। ठीक है, तो मानसून पढ़ेंगे आज हम लोग। आज पढ़ेंगे भैया मानसून, मानसून, मानसून। बताइए मानसून शब्द का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? शब्द तो बचपन सुनते आ रहे हो, पढ़ते भी आ रहे हो, लिखते भी आ रहे हो, पता भी है। बताइए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलिए बोलिए, कोशिश कीजिए। ये भी कंफ्यूज करेगा। अरे आप लोग बोलना है, बोलिए क्या होता है मानसून का मतलब? हाँ, हवा के बहाव। हाँ, ये बताना था क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए, अपने दिमाग बैठा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है। द वर्ड मॉनसून, शब्द मॉनसून जो है ओरिजिनेट हुआ कहां से भैया? तो अरेबिक वर्ड मौसीम से। किससे हुआ भैया? तो मौसीम से। और मौसीम कैसा वर्ड है? तो अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द मौसीम से बना हुआ है। तो पहले तो यही क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है भैया कि मॉनसून जो शब्द है वो किससे लिया गया? तो क्या बोलेंगे? अरबी शब्द मौसीम से। किससे लिया गया है? मौसीम से। मौसीम विच ट्रांसलेट्स टू सीजन। मौसीम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वो क्या लिया जाता है भैया? सीजन या विंड शिफ्ट। क्या बोल रहे भैया? दो अर्थ लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? सीजन और विंड शिफ्ट। क्या लिया जा रहा है? सीजन और विंड शिफ्ट। अब भैया अगर मॉनसून, देखिए कैसे कंफ्यूजन होता है, तो हटाते हैं। हम बोलते हैं मॉनसून सीजन, हम बोलते हैं मॉनसून सीजन। और मॉनसून सीजन का मतलब हम समझ लेते हैं क्या भैया आपके लिए? वर्षा ऋतु। समझते नहीं समझते हैं? वर्षा ऋतु हम समझ ले रहे हैं सीधे सीधे। इसका मतलब मॉनसून का मतलब ही हम क्या समझ ले रहे हैं? वर्षा। क्या समझ ले रहे हैं? वर्षा। जबकि रियल मायने मॉनसून को देखेंगे तो भैया मॉनसून आपको ये वर्षा अर्थ है, ये इसका अर्थ सीजन। क्या है इसका अर्थ? सीजन। क्या है भैया? सीजन। बहुत अंतर दोनों, बहुत अच्छे समझना। सीजन। और दूसरा क्या है? विंड शिफ्ट। हवाओं का बदलना, हवाओं की रुखों का बदलना, हवाओं की दिशा का बदलना। क्लियर हो गई बात ना? इसका मतलब मॉनसून जो शब्द है उसका अर्थ केवल वर्षा ऋतु कभी नहीं हो सकता। वर्षा ऋतु है उसका एक इफेक्ट जरूर है जो आपको दिखाई देता है। क्लियर हो गई बात ना? उसका एक इफेक्ट ये भी कि आपको गर्मी महसूस हो रही है।
इफेक्ट ये भी कि वर्षा आ रही है, कि इफेक्ट ये भी कि ठंडी महसूस हो रही है। अर्थात तीनों जो ऋतुएं हैं, तीनों जो ऋतुएं हैं, तीनों मॉनसून के अंदर समाई हुई है। समझ में आ रहा है बात ना? इसका मतलब ऐसे नॉर्मली मुझे लगता है मॉनसून इज इक्वल टू वर्षा ऋतु, मरना ही मॉनसून में तीनों ऋतुएं समाहित है। समझ गई ये बात ना? तो ये भ्रम अपने पैन से पहले हटा दीजिए। दिस वर्ड वाज, अब समझेंगे क्या कैसे होता है वो सब समझाएंगे बाद में। दिस वर्ड वाज इनिशियली यूज्ड बाय अरेबियन सेलर्स, और ये सब किसके द्वारा दिया गया? तो अरेबियन सेलर्स, अरबी जहाजियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो अरबी जहाजियों के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया शब्द? तो अरबी जहाजी, माने अरब के जो जहाजी थे ना, जो पानी का जहाज चलाते थे, उनके द्वारा शब्द दिया गया था। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, इसी को, और इसी मौसम, मौसम से भी आज आप सुनते हैं कि आज मौसम बड़ा, हाँ वही मानते मौसम, इसी मौसम से निकला हुआ, मानसून से निकला हमको दिखता है, जबकि मौसम और अलग चीज है। वैसे समझ, मानसून अलग चीज है, ऋतुएं अलग चीज है, और मौसम अलग चीज है। अब यहीं से क्वेश्चन जनरेट हो रहा है आप लोगों के लिए, बताइए कि क्या अंतर है सर मौसम में और ऋतु में? कौन बताएगा? ठीक है, और ठीक बोल रहे हो, अच्छा कोई बोलिए, और बोलिए। आप लोगों का अंतर मैंने पूछा है कि अंतर में आपको बताना है मौसम में और ऋतु में। और किसी में थोड़ा दे दें, चलो इधर लिख लो अंतर क्या क्या हम बताना है। मौसम में आपका हो गया भैया, ऋतु में, और वही हो गया आपके यहाँ के जलवायु में। अब इन तीन शब्दों में अंतर बताइए। बहुत अच्छे से समझिए। मौसम किसी क्षेत्र विशेष या छोटे से क्षेत्र की जलवायु की स्थिति को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी छोटे से क्षेत्र विशेष की जलवायु की स्थिति को क्या कहते हैं? तो मौसम। ऋतु किसी बड़े से क्षेत्र, किसी बड़े से क्षेत्र के जलवायु की स्थिति को कहते हैं जो एक समय तक बना हुआ रहता है। क्लियर हो गई बात ना? और जलवायु बहुत बड़े भूभाग के लगभग 10 से 15 साल के औसत अनुमान को कहते हैं। इस 15 साल भर में भारत की जलवायु कैसी है, एशिया महाद्वीप की जलवायु कैसी है, तो हम बोलते हैं सर पूरे इस 15 से 20 साल में एशिया महाद्वीप की जलवायु 1 डिग्री गर्म हुई है। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री गर्म। अर्थात जहां आप जलवायु से प्रयोग कर लेंगे तो बहुत बड़े भूखंड की, बहुत लंबे समय की वायु और जल की स्थिति है। क्लियर हो गई बात नहीं है? यस। तो ये हो गया सबसे बड़े भूखंड का। ये उससे छोटे क्षेत्र की एक निश्चित अवधि के लिए आपकी बनी हुई जलवायु की स्थिति है, और ये कि सबसे छोटे क्षेत्र की तत्कालिक रूप से कुछ क्षण के लिए बनी हुई जलवायु की स्थिति है। क्लियर होगा? जैसे बोलेंगे आज जब बस अचानक से पानी होता है, धूप के बीच में अचानक से पानी होता है, आप क्या बोलते हैं? जलवायु खराब हो गया, कि भैया आप बोलते हैं ऋतु खराब हो गया, क्या बोलते हैं? मौसम खराब हो गया। क्योंकि आप छोटे क्षेत्र में रहे ना, बिलासपुर शहर में आज पानी हो रहा है, तो यहाँ का क्या खराब है? मौसम खराब है। तो बिलासपुर छोटा क्षेत्र है। यस। मगर पूरे भारत भर में ये वर्षा ऋतु आएगी, तो पूरे भारत भर में वर्षा ऋतु, तो भैया एक बड़े क्षेत्र में जाएगी और एक निश्चित अवधि के लिए रहेगी, तो होगी ऋतु। और जब पूरे बहुत बड़े भूखंड, पूरे एशिया महाद्वीप का 10 से 15 साल का जब हम इन सभी की जब हम स्थिति निकालेंगे, तो जब हमको औसतन अनुमान मिलेगा कि 10-15 साल में कितना गर्म हुआ, कितना ठंडा हुआ, कितना वर्षा हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना सूखा पड़ा, कितना नहीं पड़ा, उन सारे स्थितियों का आकलन क्या कहलाता है? पहले तो जलवायु। क्या कहलाता है? अब आप गूगल करो, फटाफट निकालो मोबाइल, अब मौसम शब्द का इंग्लिश वर्ड खोज के बताइए, खोजिए। मौसम खोजिए, ऋतु खोजिए और जलवायु खोजिए। मुझे पता है, मगर आप खोजिए ताकि अब आप दोबारा कभी ना भूलें। पहले मौसम खोजो, मौसम से जाती है, ऋतु खोजो,
देखिए आगे आपके सामने ध्यान से देखिए, एक है वेदर और एक क्या भैया, क्लाइमेट। हम क्या बोलते हैं, आज वेदर खराब हो गया यार, अचानक से धूप अचानक से आ गया, बरसात होने लग गया, तो हम क्या बोलते हैं, वेदर खराब हो गया। अरे आज वेदर बहुत बढ़िया है, नाइस वेदर, बहुत अच्छा, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, मस्त लग रहा है। इसका मतलब वेदर इज इक्वल टू मौसम। क्या वेदर इज इक्वल टू मौसम। क्लियर हुई बात ना। क्लाइमेट इज इक्वल टू जलवायु। क्लाइमेट इज इक्वल टू जलवायु। और इन दोनों के बीच में बेटा क्या आ गया आपके लिए, तो बताओ तो, ऋतुएं। तो क्या हो गया, सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। क्लियर हो गई बात ना। तो गूगल भी जिसका आंसर आपको नहीं बता पा रहा, क्लियर हो गई बात नहीं है। तो तीन अलग अलग चीजें हैं, अब आप उसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। क्लियर हो गई बात। सबसे छोटे भूखंड की कम समय के लिए रहने वाली कौन सी स्थिति है, मौसम। थोड़े से बड़े भूखंड की थोड़े लंबे अवधि के लिए रहने वाली ऋतु। और भैया 10 से 15 साल का औसतन एवरेज में पूरा आपका वायुमंडलीय कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, क्लाइमेट। हम बोलते हैं ना जलवायु या क्लाइमेट। अरे पूरा क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट पूरा चेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं, तो पूरा होल इन वर्ल्ड का बात हो रहा है, पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट गर्म हो रहा है, पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेट खराब हो रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेट पॉल्यूटेड हो रहा है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस समय वेदर बोलेंगे, किस समय आप सीजन बोलेंगे और किस समय क्या बोलेंगे आप लोग भैया, क्लाइमेट। आइए देखते हैं जो हम पढ़े सही है कि नहीं है, तो देखते हैं। क्लाइमेट में लिखा है इट इज ए लॉन्ग टर्म फिनोमिनन। लॉन्ग टर्म बताए थे कि नहीं बताए थे, पढ़े थे। इट इज ए शॉर्ट टर्म फिनोमिनन वेदर। क्लाइमेट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। क्लाइमेट तुरंत तुरंत चेंज नहीं होगा, क्योंकि 10-15 साल का औसत है। 15 से 20 साल 50 साल में 1 डिग्री कहीं बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये 10 कोई डिग्री बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात ना। इट डिपेंड्स ऑन लार्जर एरिया। बहुत बड़े भूखंड को इसमें कैप्चर हम लोग करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ एवरेज वेदर। एवरेज वेदर का ही कंडीशन का ऑब्जर्व हम करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी जगह के हम भैया वेदर का बोले तो हम सीजन का जब लंबे समय क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है आपके लिए वो, क्लाइमेट। अब इसको देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए। ये फ्रीक्वेंटली भी चेंज नहीं होता है, ये वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। इट डिपेंड्स ऑन अ स्मॉल एरिया, और वो भी आपको बोला है लार्जर एरिया। इट इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये किसका अध्ययन है वेदर, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में, हाँ, वायुमंडल। तो वायुमंडल आप आसपास का एनवायरमेंट का, आसपास के भैया वातावरण का भैया एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एक छोटे पीरियड शॉर्ट टर्म का अध्ययन ये करता है। क्लियर हो गई बात नहीं है, यस। तो अगर एग्जाम में अब आपसे अंतर पूछेगा तो जो मैंने आपको बताया तीनों शब्द, तो शब्द से आप सब बता लेंगे नहीं बता लेंगे पढ़ करके, तो आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब भाई अंतर अब बता लेंगे। तो अब मैं यहां से चलता हूं बाहर, हो गया, चलो। अब इसमें से कुछ चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने से पहले, अब हम इन सबको शब्द का नॉलेज हो गया आपको। अब भैया कुल मिलाकर के हम देखते हैं सर क्या इस पूरी पृथ्वी पर होता है जिससे भैया सीजन वगैरह चेंज होता है। ठीक हो गई बात ना। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से थोड़ा अंदर अपने डायग्राम की दुनिया में। चल हम बना रहे हैं भैया ये पृथ्वी। क्या भैया ये बताइए तो, पृथ्वी। पृथ्वी में बीच बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा। क्लियर होगी बात। 27 डिग्री में कर्क रेखा, 27 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। हो गया इतना हिस्सा। भारत भैया भूमध्य, भारत को बीचों बीच कौन सी रेखा काटती है, कर्क रेखा। ठीक है सर। अब आप लोगों ने शुरू में पढ़ान चल के तो याद कीजिए, मैंने बताया था कि सर जब सूर्य भगवान बीच में है, अभी इनके पृथ्वी असर के यहाँ पर स्थित है भैया, और पृथ्वी अपने एक्सिस पर कैसा झुका हुआ है, तो 27 डिग्री झुका हुआ है। तो आपका नाम देखिएगा, अभी मैं है ना इसमें थोड़ा डिनोशन देता हूँ। ये कौन सा साइड, ईस्ट, ये कौन साइड है, वेस्ट। अब सूर्य की रोशनी किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। अब ये जब चक्कर लगाएगा, पूरे को नहीं, इसको नहीं लेना है, हाँ, जब चक्कर लगाएगा और जब इधर आ जाएगा तब सूर्य की तरफ, किसका, सूर्य की तरफ कौन सा मुंह हो जाएगा भैया, तो कौन सा मुंह हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और फिर वहां जाएगा तो फिर वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अब जब ईस्ट और वेस्ट जा रहे तो इसमें एक चीज जो छुपा हुआ था यहाँ पे वो गौर नहीं किया हम लोग। क्या गौर करने वाली बात, बहुत ध्यान से देखो, फिर इसको लेकर चलता हूँ वापस, तो आप लोग सब समझ जाओगे यहाँ से।
अब मैं इस जमीन पे लिखिए, बीच बीच बना दे रहा हूँ, ये रहा भूमध्य, ये बना दे रहा हूँ मैं कर्क, ये बना दे रहा हूँ मैं मकर। ठीक हो गई बात। अभी भाई जब वेस्ट का साइड जब किसकी तरफ है, सूर्य की तरफ है, बहुत ध्यान समझना, एकदम बारीक चीज है, एक बार में समझो तो आसानी से दिमाग में बैठेगा, अगर बहुत बार बार सोचोगे नहीं होगा। तो भाई कौन सा साइड है, तो वेस्ट साइड। वेस्ट साइड है तो कौन सा ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो उत्तरी ध्रुव। तो क्या उत्तरी ध्रुव पे रोशनी होगा कि नहीं होगा, होगा। और कौन सा ध्रुव सूर्य से दूर तरफ है, तो क्या इस पर रोशनी जाएगी, क्या नहीं। तो क्या होगा, 6 महीने का रात क्या होगा, देखो ये जाएगा, सीधा सीधा रोशनी डाल रहे हैं यहाँ पर। और ये भाई कोशिश कितना भी करेगा तो क्या ध्रुव को छुपा रहा है, क्या ध्रुव को टच कर पाया ये, नहीं। मतलब वहां क्या होगा, रात होगा। वो इसका मतलब बहुत अच्छे समझो। इसका मतलब अब अगर भैया उत्तरी ध्रुव में रोशनी है तो सूर्य का अधिकांश रोशनी किस तरफ है, भूमध्य से उत्तर की तरफ, भूमध्य से दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ है। इसे ही कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। क्या कहते हैं, सूर्य का उत्तरायण होना। अर्थात जब सूर्य भगवान इस मकर रेखा वाली रोशनी से उठते उठते भूमध्य रेखा पार करेंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर उठते उठते कर्क रेखा तक पहुंच जाएंगे। कहां तक पहुंचेंगे, कर्क रेखा। तो जब वो कर्क रेखा तक पहुंच जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे भैया हम लोग, उत्तरायण होना। अर्थात जब यहां से मकर रेखा से कर्क की ओर चलते हैं, मकर रेखा से किस ओर जाएंगे, कर्क की ओर, तो क्या कहेंगे उसे हम, सूर्य का उत्तरायण होना। क्लियर हो गई बात ना। अब आप बताओ यहीं से एक दूसरा कॉमन सेंस, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत में गर्मी कब आएगी, जब सूर्य उत्तरायण होगा या जब सूर्य दक्षिणायन होगा। सूर्य उत्तरायण होगा तो सूर्य की रोशनी भी उत्तरायण होगी, तो भारत उत्तर में है तो भारत के सूर्य की रोशनी भी भारत में पड़ेगी, यस। तो सूर्य की रोशनी पड़ रही है, यही है बेटा गर्मी। क्लियर हो गई बात ना। हाँ, अब सूर्य की रोशनी उत्तरायण होते 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 मकर से जब कर्क की ओर जाएगी तो बीच में किसको पार करेगी, भूमध्य को। अब यहाँ थोड़ा एक चौथ समझ लो, मैं पृथ्वी बना रहा हूँ छोटा सा, यहाँ से एक और क्वेश्चन छोटा सा निकलेगा वो भी समझा दे रहा हूँ। सूर्य ने भैया कहां से ट्रेवल चालू किया, तो मकर रेखा से। कहां से, मकर से। मकर से पहली बार किसको पार किया, भूमध्य को। फिर कहां गया, कर्क पर। तीनों को एक एक बार काटा, एक सर्कल पूरा करना है, तो अगला सर्कल जब चालू करेगा तो फिर आ गया भैया कहां पर, भूमध्य पर। फिर कहां आ गया भैया आपके लिए, मकर पर। तो ये जो पूरा एक सर्कल बना, इसमें सूर्य ने कर्क रेखा को कितने बार काटा, एक बार। भूमध्य रेखा को 2 बार, और भैया आपके मकर रेखा को 1 बार। इसीलिए बताओ, अब सूर्य जब 2 बार काटा मतलब सूर्य की सीधी सीधी रोशनी पड़ रही है, तो सूर्य की सर्वाधिक रोशनी किस पे पड़ रही है, भूमध्य रेखा पर। तो सर्वाधिक गर्मी कहां पे होगा, भूमध्य रेखा पर। सूर्य कौन सी रेखा जिस पर 2 बार, एक साल में 2 बार चमकता है, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा जिस पर 1 बार चमकता है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा भैया, मकर रेखा। उसके बीच की और भी रेखाएं होंगी मगर मैक्सिमम वहीं तक। और मैक्सिमम कर्क रेखा के बाद सब नीचे क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि पृथ्वी कितनी चुकी है, 23.5। तो उसकी सीधी रोशनी कहां तक जा पाएगी, 23.5। इसका भी आंसर क्लियर हो गया ना, क्यों ऊपर क्यों नहीं जा रही है रोशनी। हाँ, अब आप लोग ऐसे समझ गए। तो इस तरीके से सूर्य भगवान चक्कर लगाते हैं, यहां चालू करेंगे, ऐसे घूमेंगे, 1 2 3 4 ऐसे घूम के वापस आ जाते हैं। तो क्योंकि भारत यहां पर है, तो जैसे जैसे भाई सूर्य यहां जाएगा, समझा, ध्यान समझना, यहां से जाते जाएगा तो सूर्य देखिए अभी यहां पर है, तो सूर्य की तिरछी रोशनी पड़ रही है भारत में, है ना। जब सूर्य यहां पहुंच गया कर्क रेखा पर, तो भारत के बीच में रोशनी डाल रहे हैं, तो फुल गर्मी। फिर जब यहां से यहां आया तो भाई गर्मी में, जब यहां से यहां आ गया तो यहाँ गर्मी के बाद क्या जाएगा, गर्म होकर के आसपास का पानी गर्म, बरसात। और जब यहां से सूर्य, अब यहाँ तिरछी रोशनी जाएगी, मतलब सूर्य यहां सेट करके यहां आ जाएगा तो सूर्य की तिरछी रोशनी वहां नहीं जाएगी, तो क्या जाएगा भारत में, ठंडा। सुना बात, तीनों ऋतु कैसे आती हैं, और बड़े में करके थोड़ा समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट यही से देखो, यहां बनाता हूं अलग से एक, तो देखो एक ही बार में समझ लो, तो कॉन्सेप्ट पूरा खत्म। फिर बीच का चीजें समझाऊंगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, इसलिए भाई अधिकतम 23.5 डिग्री तक ही जाएगी। उत्तरी अक्षांश, हाँ आ जाइए, बोले तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोले तो मकर रेखा, मकर रेखा।
और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गया इतना हिस्सा। अब सूर्य यहां पर है, सूर्य भगवान यहां पर है, सूर्य भगवान यहां चमकते चमकते कहां गए भैया, भूमध्य पर, वह चमकते चमकते कहां गए, कर्क पर, कर्क से फिर कहां आएंगे, भूमध्य पर, फिर यहां से कहां आएंगे, मकर पर। इस तरीके से एक साल, पूरे एक साल के अंतर्गत जब जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है, तो अभी देखिए भैया, अभी इसका रोशनी अभी भूमध्य से ऊपर, मतलब अभी कहां चमक रहा भैया, कर्क पर, कहां चमक रहा अभी, कर्क पर, कर्क पर चमक रहा है। मतलब हम इसी को यहां से पकड़ लेंगे, यहां से इसको उठा के वैसे ले जाएंगे और इधर ले आएंगे इधर। तो अब देखिए, अब जब ऐसा हो गया तो ये वाला ध्रुव दूर हो गया, ये वाला हिस्सा सामने हो गया, तो अब सीधा रोशनी कहां चमकेगा, मकर पर, कहां चमकेगा, मकर पर। क्लियर हो गई ये बात ना, यस। और भूमध्य पर 2 बार कब चमका वही बता रहा हूं, जब सूर्य के सामने भूमध्य रहेगा तब अब सीधा किस पे चमकेगा, भूमध्य पर। और जब इधर वाली स्थिति में रहेगा, क्योंकि जब घूमेगा ऐसे तो यहां था, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, तो जब यहां है तो कर्क, यहां है तो भूमध्य, यहां है तो कहां जाएगा, मकर, यहां तो फिर गया तो कहां, कर्क। क्लियर हो गई बात ना, इस तरीके से घूमता है। समझ में आ गई बात है। अब थोड़ा सा यहां देखो, वापस इधर आते हैं। अब ये भारत क्योंकि यहां पर है, भारत हमारा यहां पर है, तो जब सूर्य भगवान आपके भैया मकर रेखा के ऊपर चमक रहे होंगे, तब हम मनाते हैं क्या भैया, मकर संक्रांति। क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति। क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति। अब देखो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 12 महीने का साल होता है, तो देखो बहुत ध्यान समझना, 3 माह 3 माह 3 माह और 3 माह। संक्रांति मतलब 14 जनवरी, तो जनवरी का महीना, तो जनवरी से फरवरी से मार्च। बताओ जनवरी में, जनवरी तक ठंडा रहता कि नहीं रहता है, क्यों ठंडा है, क्योंकि जब सूर्य यहाँ है तो भाई इसकी रोशनी अब भारत तक पहुंचेगी क्या, नहीं, सूर्य की सीधी रोशनी यहाँ पड़ेगी और तिरछी रोशनी भूमध्य तक जाएगी, यस, मगर भारत तक उसकी रोशनी अच्छे से नहीं पहुंचेगी, इसलिए भारत गर्म रहेगा ठंडा रहेगा, ठंडा। इसीलिए सूर्य कहां पर होगा, तो भारत में भैया आपकी ठंड की ऋतु होगी, तो सूर्य जब मकर रेखा पर होगा तो भैया भारत में क्या आएगा, ठंडी। और कैसे आएगी, जब सूर्य भूमध्य रेखा से मकर की ओर आना चालू करेगी, तो इस 3 महीने के समय में क्या होगा भैया आपके लिए, ठंडा। तो ये हो गया, यहां से लेकर के यहां आ रहा है, तो इसी को बोल रहे हैं ठंडा होने, ये हो गया आपका 3 महीने क्या हो गया, सीजन हो गया। क्लियर हो गई बात ना। फिर जब यहां से फिर अब उठ रहा है कहां जा रहा है, भूमध्य पर, भूमध्य पर। तो जनवरी से अब चल गया भैया कहां तक, मार्च तक। तो मार्च तक अब ठंड खत्म हो रहा है और गर्मी आ रही है, क्योंकि सूर्य यहां था तो रोशनी कम पहुंची, जब सूर्य यहां है तो रोशनी यहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी। तो इसलिए अब गर्मी धीरे धीरे जनवरी से ठंडी जाने लगेगा भैया, और मार्च होते होते क्या हल्का हल्का गर्मी आने लगेगा। और फिर मार्च के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक ताबड़तोड़ क्या पड़ेगी, गर्मी। क्लियर हो गई बात ना, हाँ। और फिर उसके बाद फिर देखेंगे वैसे घूमते हुए मई जून जुलाई तक होते होते बरसात, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक यहाँ आपको फिर से ठंड का मौसम। क्लियर हो गई बात। तो जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी हमारे भारत में कौन सा सीजन आएगा भैया, गर्मी आएगा। और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तभी हमारा क्या आएगा भैया आपके लिए, शीत ऋतु। अब देखिए बरसात कैसे होगा, इसी के बीच में छुपा, उसको मैं अलग से बताऊंगा, पर इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप देखिए उसको अलग समझेंगे। दीप आप थोड़ा लेट आए, उससे थोड़ा छूट रहा होगा, है ना, कनेक्ट करेंगे, जीरो से बताऊंगा, चिंता मत करना, फिर से बताएंगे। ठीक हो गई बातें। अब आइए हम लोग समझना चालू करते हैं हमारे भारत की स्थिति। जब सर ये हमारा पृथ्वी है और जब सर हमारे होगी भूमध्य रेखा, ये होगी हमारा सर कर्क रेखा। तो कौन सी रेखा जो भारत को बीचों बीच काटती है, तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क। ये हमारा हो गया प्यारा भारत, हो गया इतना हिस्सा। अब जब सूर्य भगवान, बरसात आता कैसे, वो देखो, जब सूर्य भगवान भैया आ जाएंगे आपके भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर तुम सीधी सीधी रोशनी डाल रहे हैं, भूमध्य रेखा गर्म, और भारत वाले भैया कैसे रोशनी डाल रहे हैं, तिरछा। फिर भैया यहाँ पर जाएंगे, एकदम सीधा सीधा रोशनी डालेंगे यहाँ पर। ठीक हो गई बात ना। अब यहाँ से थोड़ा साइंस की ओर चलते हैं। भारत को यही होल्ड कर दिया मैंने, अब ये रहा भारत। भारत बहुत ध्यान समझिएगा। क्या भारत इतना ही है क्या, नहीं, भारत के सर
इधर आपका समुद्र है, इधर नीचे समुद्र है, इधर भैया पूरा समुद्र है कि नहीं है? है। सर इधर कौन सा है? अरब सागर, अरेबियन ओशियन। इधर कौन सा भैया? बे ऑफ बंगाल। इधर क्या भैया? इंडियन ओशियन। अब यहाँ ये भारत में समझ में आ गया। अर्थात बताओ, मैं सामने से सूर्य हूं, ये सूर्य है और ये सामने से रोशनी डाला, बूम, तो क्या सिर्फ भारत का जमीन गर्म हो कि आसपास के समुद्र भी गर्म होंगे? हाँ, अब बहुत अच्छे समझना, इसी को और एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं, फिर वापस आएंगे हम लोग। अब ये मैंने ले लिया भारत एक जमीन है और सर ये हो गया एक पानी। तब यहां से एक्सपीरियंस का चीज है। गर्मी के दिनों में सूर्य भैया तेज रहता है, तो आप नंगे पर जमीन पे चल पाते हो क्या? सड़क पे चल पाते हो क्या? नहीं। और वहीं कहीं पानी गिरे तो उस पर चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे? इसका मतलब आप खुद बताइए कि भैया ये हो गया सॉलिड और हो गया भैया आपके लिक्विड, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव। तो जमीन सड़क कैसा भैया? ठोस। पानी कैसा है? द्रव। तो बताइए दोनों में ज्यादा और जल्दी गर्म कौन होता है? ठोस होता है कि नहीं होता है? जमीन जल्दी गर्म होती है कि नहीं होती है? तो जमीन भैया जल्दी गर्म होगी, अर्थात सॉलिड क्या होगा भैया? जल्दी। क्यों जल्दी गर्म होती है मैं बताऊंगा अभी। जल्दी भैया हीटेड होती है, और जल्दी हीटेड भी होगी, जल्दी ठंडी भी होगी, ठीक है? और जल्दी भैया आपकी ठंडी भी होती है, कूल भी होती है। हो गया इतना हिस्सा। पानी का नेचर है कि पानी लेट से भैया आपका हॉट होगा, लेट से भैया आपका होगा हॉट, और लेट से क्या होगा आपको भैया? कूल भी होगा। क्लियर हो गई बात ना? यस। इसलिए जब आप गर्मी के समय में देखते हैं तो जमीन ज्यादा गर्म हो जाता है, पैर जलने लगता है, और वही कहीं पानी है तो उसके ऊपर आप चलते हैं तो कम गर्मी लगता है ना? हाँ। इसका मतलब भैया आप जमीन पे जब गर्मी के समय है, टंकी में गर्म पानी तो भले आप नहा भी लोगे, मगर आपके सड़क पे सो पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि जमीन ज्यादा गर्म हो जाता है। यही से आपको समझना है। अब आप यहाँ से आप आंसर करना, क्यों करते हैं यह बता देता हूँ, चलो फिर वापस लेके आऊंगा। चलो पहले कनेक्ट करते हैं, अब आप बताना फिर वापस लेके आएंगे। अब भारत का ये जो पूरा हिस्सा क्या पूरा जमीन है कि नहीं? ये पूरा ये जमीन, लैंड मास, और ये क्या पूरा भैया? पानी। तो दोनों में जल्दी गर्म कौन होगा? क्या गर्म होगा? लैंड वाला एरिया। क्या गर्म होगा? लैंड एरिया। लैंड एरिया जल्दी गर्म होगा कि वाटर एरिया जल्दी गर्म होगा? लैंड एरिया जल्दी गर्म होगा। क्लियर हो गई बात ना? तो आपने बोला भैया कि सर लैंड जल्दी गर्म होगा, वाटर गर्म होगा लेट से। क्लियर हो गई बात? यहां पे हो गया। अब थोड़ा गर्मी क्यों होता है जल्दी, इसको मैं थोड़ा बताता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सर क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में किसके पार्टिकल आपके पास पास होते हैं? सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं और लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, गैसियस के और दूर दूर होते हैं। इसलिए जिसके पार्टिकल जितने पास होंगे भैया वो उतने तेजी से अपना एनर्जी बगल वाले को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मुझे अगर ये बॉटल पकड़ाना है तो अगर कोई मेरे बगल में ऐसा करता तो कितना करना पड़ेगा उसको? अपने बगल को ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अर्थात सभी उसके ये जो सॉलिड बनता है कोई भी चीज, उसके अंदर कण होंगे छोटे छोटे, जिनसे मिलकर बना है, तो वो कण एकदम पास पास है, जिससे अगर इसको गर्मी मिलती है फट से बगल वाले को देता है, इसको गर्मी मिली बगल वाले को दे दिया, तो पास हो गया। मगर यही बॉटल मेरे बगल में तो उतना दूर रहता तो इतना समय लगता नहीं लगता यहाँ से यहाँ लाने का, और और दूर था तो और दूर देने का समय लगता। बस ऐसे ही सॉलिड, लिक्विड और गैस है कि भाई क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये जैसे ये बना हुआ है ऐसे ऐसे पार्टिकल से, तो भैया सॉलिड की डेंसिटी अधिक होती है, घनत्व अधिक होता है। क्या अधिक होता है इनका? डेंसिटी, घनत्व। घनत्व होने का मतलब ही है कि उसके भैया जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं आपके लिए? तो पास पास। क्लियर हो गई बात ना? हाँ। अब पास पास है तो जैसी मालूम मैंने इसको यहां से मोमबत्ती जलाया भैया, मोमबत्ती, तो जैसे इसको गर्म किया, ये वाला कॉर्नर फट से बगल वाले को गर्म कर दिया, फट से बगल वाले को, फट से बगल वाले, फट से बगल वाले, फट से बगल वाले, फट से बगल, फट से बगल वाला। और वही लिक्विड होता तो लिक्विड एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। अब जब इसको भैया मैंने मोमबत्ती से गर्म किया, ये गर्म होगा, फिर इसका हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होते 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 यहाँ तक पहुंचेगा, फिर इसका हीट भी ट्रांसफर होते 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 यहाँ पर। इसका मतलब लेट से गर्म होगा और लेट से ठंडा, और जब मैं ऐसे मोमबत्ती हटा भी लूंगा तो उसके अंदर जो हीट निकलेगा वो भी धीरे 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 ठंडा होगा, इसका भी फट से ठंडा हो जाएगा। इसलिए जब आप कोई गैस ऐसे मोमबत्ती जलाते हो, बचपन में आप लोग स्कूल में अपने ये वाला डायग्राम देखे होंगे, कैसे वही मोमबत्ती जल रही है, ऐसे एक लोहे का रॉड है, उसको भी यहाँ पर आदमी को अपना हाथ से पकड़ा हुआ है। ये पढ़े थे? पढ़े कि नहीं पढ़े? एक्सपेरिमेंट वाला देखे हैं अपने चित्र, देखे होगे बुक में? हाँ, वो यही बता रहा है
कि अगर किसी रॉड को आप पकड़ के ऐसे गर्म करोगे तो आप उसका ये वाला छोर गर्म कर रहे हो, मगर बहुत जल्दी ही आपको हीट ट्रेवल करते 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 कहाँ तक आएगा, आपके हाथ तक, और आपके हाथ में जलन महसूस आपको हो जाएगी। तो ऐसे हीट ट्रांसफर करता है, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि बगल वाले को एनर्जी दे, तो एनर्जी कैसे देता है वो यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर हीट ट्रांसफर नहीं होता या कोई भी ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होती तो भैया यहाँ मोमबत्ती है तो यहाँ गर्म तो लगना ही नहीं चाहिए आपको। अगर लग रहा है मतलब भैया आपको हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसी सारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्लियर हो गई बात ना? हाँ। तो रीजन में ये था डेंसिटी अधिक तो उसके पार्टिकल्स पास पास, पार्टिकल पास पास तो एनर्जी जल्दी ट्रांसफर, जल्दी ट्रांसफर तो जल्दी गर्म। और जब ये सूर्य भवन हट गए, रात आ गया, तो फटाक से ठंडा होना भी चालू हो जाएगा जमीन। तो जल्दी गर्म, जो जल्दी गर्म होता है वही जल्दी क्या होता है, ठंडा। रिश्ते भी ऐसे ही हैं। रिश्ते में भैया अगर दो रिश्ते हैं, उसमें एक बहुत जल्दी गर्म होता है तो बहुत जल्दी ठंडा होगा, और एक जो गुस्सा होता ही नहीं है, किस दिन हो गया गुस्सा तो गए, खत्म, टाटा बाय बाय। जैसे मेरे साथ में कभी गुस्सा नहीं होता, और हो गया तो खत्म, मगर अब तो हुआ नहीं, पता नहीं कभी होगा तो, ठीक है। हाँ होता है जी, मैं देखते कहा मेरे गुस्सा देख रहा था गुस्सा, तो फिर हाँ मगर हो जाऊंगा तो बहुत खतरा है फिर, या तो मैं चल दूंगा अर्जुना से, तो इसलिए भगा दूंगा मैं। ऐसा अच्छा आदमी हूँ मैं, आर पार वाला, और गुस्सा होता ही नहीं हूँ मैं। क्यों इतना जीवन छोटा सा, क्या लोड पालना, मस्त रहो, क्या दिक्कत है। आओ तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए, रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, एकदम साइंस की तरह। इतना समझ में आ गया बात ना? आइए अब लोग वापस आते हैं अपने भारत वाले हिस्से में। अब यहाँ थोड़ा भारत को हम लोग समझना चालू करते हैं। अब भारत समझने के फिर मैं आपको भी एक मोमबत्ती वाला एग्जांपल, दैनिक जीवन के एग्जांपल से फिर एक दैनिक जीवन के एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये मैं ले लिया केटली। और भैया मेरे को मन कर कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ, तो भैया मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को चाय बना करके मस्त वाला पिला देता हूँ। ये मैंने फ्लेम जला दिया, मस्त वही इसमें दूध डाल दिया है भैया, ये मस्त मैं चाय खोला रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? कौन कौन चाय पियोगे, हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ, एक ही जन पिएगी बताओ, बाकी लोग नहीं पियेंगे। चलो आपको भी चाय पार्टी आज मेरी तरफ से, ठीक है। कॉफी पियोगे? कौन कौन कॉफी वाले हो, कॉफी वाले हाथ उठाओ। ये दादा रे, कौन कौन दारू वाले हो, जो नहीं उठाए किसी में वही ठीक है। चलो आओ ध्यान देखते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ से थोड़ा इमेजिन कीजिए, जब आप लोग घर में या तो आप खाना बनाए होंगे या माता जी को खाना बनाते हुए देखे होंगे, है ना। दोनों के साथ देखो, जब सर ऐसा हम चाय बनाते हैं तो जैसे ही यहाँ हीट बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, तो भैया ये जो चाय के आसपास का जो वायु है, क्या वो ऊपर उठते जा रहा है, क्या उठते जा रहा है, क्या उठते जा रहा है कि ऊपर उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। तो जैसे ही ये गर्म हो रहा है सर, तो इसलिए हम देखते हैं सर यहाँ का जो वायु होता है वो उठ करके ऊपर जाने लगता है, जाता कि नहीं जाता है। इसलिए भाप हमेशा नीचे जाते हुए दिखाई देती है, भाप ऊपर जाते हुए दिखाई देती है। इसका मतलब जब भी कोई सा जगह गर्म होगा तो वहां की वायु गर्म होगी जमीन के साथ साथ, जमीन के जो संपर्क में है, और वायु गर्म होकर कहां जाएगी, ऊपर। अभी बताओ ये वायु, मान लो वायु आपको दिखने लग गया, अब ये वायु मेरे सर पे है। क्लियर हो गई बात? तो अभी इस वायु का मेरे शरीर पे दबाव है कि नहीं है? इसका मतलब इसी वायु के दबाव को बोलेंगे वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे सही? वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यही से बस ध्यान रखना कि भैया जैसे यहाँ पे अभी आपका गैस नहीं जला था, तो यहाँ जो वायु दाब था, आप लोग आंसर दोगे अभी, यहाँ जो वायु दाब था, अभी गैस जब बंद है, गैस को दूर कर देते हैं लोग, बंद है, तो यहाँ का वायु दाब इस वाले कंडीशन में, ये कंडीशन ए है जब आपका गैस बंद है, और ये कंडीशन बी है, बी, अरे हाँ बी, जब मैंने चालू कर दिया, ये कंडीशन बी है। किस समय वायु दाब ज्यादा होगा, कंडीशन ए में कि कंडीशन बी में? ए में। क्यों भैया जब यहाँ ये आग नहीं जल रही थी तो भैया यहाँ की वायु कहाँ थे, नीचे, तो इस केटली पर वायु अपना क्या कर रही थी, दबाव डाल, जिससे वो गर्म नहीं, तो ये मेरे को दबाव डाल रही है, मगर जैसे ही भैया गर्म करना चालू थी, उड़ गया ऊपर, तो वायु दाब क्या हो गया, कम। हाँ अब ये आपने बोला भैया आप बताओ, अब दूसरे हिस्से में वायु दाब से एक लेवल और जा रहे हैं। कंडीशन ए, जब गैस नहीं जल रही थी, जब गर्मी नहीं थी, तो वायु दाब अधिक था, तो मतलब इसका प्रेशर क्या था, हाई। प्रेशर क्या था, हाई। दो कंडीशन हो गया, यहां बनाते हैं तो दो कंडीशन, तो आप समझ पाओगे अच्छे से, और बहुत ध्यान समझना। यहां पे आग बुझा देता हूं मैं। अभी आग नहीं जल रही है, तो अभी जितने भी यहाँ पे वायु है, और अब जब यहाँ आग जल रही है, और जब वायु भैया यहाँ से उठ करके, और जब वायु यहाँ से उठ करके भैया ऊपर जा रहे हैं, तो अब बताइए कंडीशन ए और कंडीशन बी में से किस कंडीशन में पतीला में भैया जो दूध भरा हुआ है उसके ऊपर हाई प्रेशर लगा हुआ है,
हाई प्रेशर किस समय है? उच्च दाब किस समय है? कंडीशन ए में कि कंडीशन बी में? ए में। लो प्रेशर किसके समय है? लो प्रेशर किसके समय है? किसमें है? बी में। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ, अब इसको समझने फिर एक दैनिक जीवन के एक्सपेरिमेंट में जाना पड़ेगा। अब यहां ध्यान से देखना, यहां इस बॉक्स में देखना है। एक पानी की टंकी है, दूसरी पानी की टंकी है, साइज दोनों का सेम है, बीच से मैंने पाइप जोड़ा, उस पर मैंने नोजल लगाया। नोजल भैया इसमें इतना पानी था, सर इसमें इतना पानी था। ये टंकी है ए, ये टंकी है बी, नोजल है अभी ऑफ। तो अभी आप इतना बताओ कि भैया कौन सी टंकी में पानी का प्रेशर ज्यादा होगा? टंकी है कि टंकी बी? क्योंकि देखो सर इसके बराबर लेवल का ले लूं मैं तो यहां तक तो सेम पानी है, तो दोनों में यहां तक के लेवल तक तो सेम ही प्रेशर होता, मगर इसके ऊपर जो इतना एक्स्ट्रा पानी सबका दबाव होगा कि नहीं होगा? तो मतलब इसमें सर ये हाई प्रेशर में है और ये किस जगह में है भैया? लो प्रेशर में है। और आपको ये पता होगा, अब जैसे मैं इस नल को ऑन करूंगा तो आप बताओ, जैसे मैंने इसको ऑन किया तो पानी ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा? ए से बी में जाएगा। आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा कुछ, ए से बी में जाएगा। ए से बी में जाने को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों जाएगा? बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? इसका मतलब कोई भी चीज कभी किधर फ्लो होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। वैसे ही जब भैया आग नहीं जल रही थी तो यहाँ कौन सा जोन था? हाई प्रेशर जोन। या वायुमंडल पूरे दबाव डाले थे तो कैसा था? हाई प्रेशर। जैसे ये ऑन हो गया, वायु ऊपर गया तो कैसा जोन बन गया? लो प्रेशर जोन। तो क्या आसपास की हवाएं वहां आएंगी उसको भरने के लिए? आएंगी कि नहीं आएंगी? क्योंकि लो प्रेशर हो गया तो आसपास हाई प्रेशर की जो हवाएं होंगी वह कहाँ आएंगी भैया? उस जगह को भरने के लिए आएंगी। यस, तो इसके आसपास की हवाएं यहाँ चलना चालू होंगी, चलना चालू होंगी, क्योंकि ये वैक्यूम बन गया पूरा, ये खाली जगह। तो हाई प्रेशर से हवा किधर जाती है? लो प्रेशर की ओर। अब वापस आते हैं तो वैसे ही जमीन जल्दी गर्म होगा, इस केटली की तरह गर्म होगा तो भाई भारत के ऊपर का वायु आसमान में उड़ जाएगा, तो यहाँ लो प्रेशर जोन बनेगा। उसकी तुलना में पानी ठंडा है तो यहाँ हाई प्रेशर जोन होगा। तो हवाएं किधर चलेंगी? समुद्र से जमीन की ओर। तो भैया इसी को क्या कहेंगे? वर्षा ऋतु का आगमन। इसका मतलब हवाएं जब भैया समुद्र से वर्षा ऋतु का आगमन होता है तब भारत में कैसा जोन होता है? लो प्रेशर जोन। और माने जो वर्षा आती है किधर से आती है? हाई प्रेशर जोन से। तो इस समय भारत के जमीन का प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर जोन है, और समुद्र प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर जोन है। सुन में बात ना? इसीलिए, और ये जो गर्मी करने का पूरा काम हो कौन कर रहे हैं? सूर्य भगवान। कौन कर रहे हैं? सूर्य भगवान। क्योंकि सूर्य भगवान भैया कहां चमकने लग गए थे? कर्क रेखा पर। कहां चमकने लग गए थे? कर्क रेखा पर। इसके बाद सूर्य भगवान यहां पर है तो सब जगह रोशनी डाल रहे हैं भैया भारत के ताबड़तोड़, पूरी जमीन को वही अच्छे से वो गर्म कर दिए हैं। जब गर्म किया तो जमीन भी गर्म हो रहा है, आसपास समुद्र भी गर्म हो रहा है, मगर जमीन जल्दी गर्म होगा क्योंकि इसका डेंसिटी अधिक है, कण पास पास है, पानी लेट से गर्म होगा, ये जल्दी गर्म होगा तो यहाँ की वायु जल्दी ऊपर उठेगी, जल्दी ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर जोन बनेगा, और लो प्रेशर जोन बनेगा तो हाई प्रेशर से वायु किधर जाएगी? लो प्रेशर की ओर। इसीलिए भैया समुद्री हवाएं किधर जाएंगी भैया? भारत की ओर, और वही समुद्री हवाएं क्या लेकर के आएंगी? वर्षा लेकर के आएंगी। क्लियर हो गई बात ना? तो भैया इसी को जमा करके आपसे पूछ सकते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन के समय बताइए हवाएं किधर से किधर चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। क्या बताओगे आप? अब दूसरा चीज, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये दिया था पीएससी के में ना, ये दे चुका है, छत्तीसगढ़ पीएससी में दे चुका है ये कॉन्सेप्ट। तो पहले किधर जाएगी हवाएं भैया? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दूसरा, हवाएं किधर चलेंगी? ओशियन टू लैंड। तीसरा भैया इस समय स्थिति क्या होगा? लैंड का हीट क्या होगा? हीट ज्यादा कहां होगा? लैंड पर। हीट लो कहां होगा? हीट लो समुद्र में, ओशियन पर। क्लियर हो गई बात ना? सुना गई बात ना? यस, क्योंकि हीट हाई लैंड पर, इसलिए भैया वहां क्या बना? लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। इसलिए भैया क्या हुआ? हवाई भैया आपके हाई प्रेशर जोन से भैया चल गए समुद्र की ओर, समुद्र से जमीन की ओर। इधर समझ आ कि नहीं आया बात? पूरा आया? नहीं आया तो बताओ, फिर से बताऊंगा, जिसको नहीं आया तो बताओ। आगे सभी को आ रहा समझ में? दीप थोड़े लेट से आयो, समझ आया अपना? हाँ, इसलिए लेट से आयो तो बता देना लगेगा। तो इतना क्लियर हो गया भैया अभी चीज? ठीक। अब देखो ध्यान से, अब जब इतना हो गया तो खिचड़ी बन गया सब, अब यहाँ वापस हम लोग आते हैं। अब यहीं से एक अगला क्वेश्चन जन्म लेगा जिसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। अरे सर फिर क्वेश्चन पूछ दिए हम लोग से, हम लोग बस पढ़ाया करो सर, पूछा मत करो सर, हम लोग को भोथरे रहना है सर, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, बताना तो पड़ेगा। ठीक, ध्यान देखो।
अब मैंने बोला सर कि ठीक है सर, भारत पूरा गर्म हो चुका है, गर्मी के मौसम के समय सूर्य कर्क रेखा पे चमक रही है, भारत पूरा गर्म हो चुका है, ताबड़तोड़ गर्म हो रहा है। जब भारत भूमध्य से कर्क, जब सूर्य भूमध्य से कर्क की ओर जा रही थी तो गर्मी बढ़ते जा रहा था, जब यहाँ पहुंची तो गर्मी एकदम ताबड़तोड़ पड़ी, फिर कर्क से नीचे जा रही है तब भी वो अपनी गर्मी देते ही जा रही है। जब भूमध्य से अब नीचे जाएगी मकर की ओर, तब भाई यहाँ से ठंडी का आगमन होना चालू होगा। क्लियर हो गई बात ना? अब यही देखो, तो जब यहाँ पहुंची तो भारत हो गया गर्म। अब हम इसका बात करें, जब भारत गर्म हो रहा है और समुद्र भाई ठंडी है, उसकी तुलना में हवाएं समुद्र से भारत की ओर चलेंगी और बरसात कराएंगी। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों होता है कि हर साल बरसात केवल वर्षा का आगमन कहां से होता है? केवल केरल से। क्यों? इधर समुद्र है, इधर समुद्र, इधर समुद्र, कहीं से घुस जाना था, हवाओं को ऐसे घुसना था पूरा। फिर ये क्यों है कि भारत में मानसून का आगमन केरल से होता है? ये क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैं कि भारत में मानसून का आगमन किस राज्य से होता है? केरल से होता है। क्यों? भारत में मानसून का आगमन भारत के दक्षिणी पश्चिमी दिशा से होता है। क्यों? भारत का आगमन पश्चिमी घाट की दिशा से होता है। क्यों? बताओ, पूर्वी घाट से क्यों नहीं हो रहा है? पश्चिमी घाट से क्यों हो रहा है भैया? केरल से क्यों हो रहा है भैया? पश्चिम दिशा में क्यों हो रहा है भैया? बताइए। मैं तो कारण बता दिया सब तरफ से, अब आप बताओ। तो यहां तक लगता है कि यहां तक हम बोलोगे वहां वर्षा ऋतु हम पढ़ लिए, नहीं, असली खेल तो यहां से चालू होगा, क्योंकि यहां वैसे वैसे शब्द आएंगे जो भी आप पहली बार सुनोगे जीवन में। ठीक है, फिर भी कोशिश करो, बताओ। सही पकड़ रहे हो, सही पकड़ रहे हो। आओ तो रूल हम याद करवाते हैं आपको, रूल पे आते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं भैया पृथ्वी। क्या ये? पृथ्वी। ये हो गया बीचों बीच भैया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ने इसको बांटा उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य इसको बांटा दक्षिणी गोलार्ध में। ये पूरा कौन सा है भैया? तो उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा भैया? दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक हो गई बात। यहां पर भैया देखिए हमारे यहां पर हमारा भारत, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया हमारा भारत। ठीक हो गई बात ना? अब यहां पर जिस चीज को आप बोल रहे थे क्या है सर, पता नहीं क्या है, पता मैं उसको हम भी याद कराऊंगा, दोबारा जीवन भूलने का नहीं है उसको। बोला जाता है वहां उतना बताने के बाद फिर उसके आगे भी एक क्वेश्चन पूछूंगा तो उसको आप फिर सोच के बताना, मैं याद दिलाता हूं। बोला जाता है कि भैया उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी हवाएं चलती हैं, जितनी भी हवाएं, हर हवा अपने जिस भी जहां भी चलेगी, जैसी भूमध्य रेखा से ऊपर उठेगी वो अपने राइट साइड मुड़ जाएगी। कैसे होगी भैया? राइट साइड मुड़ जाएगी। जो भी हवा उठेगी जिधर भी जाएगी, किधर मुड़ जाएगी वो? राइट साइड। किधर मुड़ जाएगी वो? राइट साइड। किधर मुड़ जाएगी वो? राइट साइड। किधर मुड़ जाएगी वो भैया? राइट साइड। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो भी हवा होगी वो हवा चलते चलते अपने किस दिशा मुड़ जाएगी? राइट साइड में। वैसे दक्षिण गोलार्ध में जो भी होगी किधर मुड़ जाएगी भैया? अपने ठीक है, किधर मुड़ जाएगी? अपने लेफ्ट साइड। किधर मुड़ जाएगी अपने भैया? लेफ्ट साइड। किधर मुड़ जाएगी भैया? अपने लेफ्ट साइड। हो गया इतना हिस्सा। अब वो कौन सा चीज है जो इनको मोड़ दे रहा है? क्लियर? अब अगला क्वेश्चन आएगा, भैया कौन सी चीज जो हवा को मोड़ रहा है सर? तो जो मोड़ता है बेटा उसे कहते हैं, जो मोड़ रहा है, तो मोड़ने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा। मान लो कि अब ये है पोडियम, उसको मोड़ने में ताकत लगाना पड़ा ना। हाँ, जैसे बॉटल है उसको मोड़ने में ताकत लगाना पड़ा, एग्जैक्टली वही। इन हवाओं को भी मोड़ने के लिए जो ताकत लगता है उस ताकत को कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या बोलते हैं इसे ही? कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। तो उस ताकत क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स। क्या कहते हैं उसे? अरे जोर से बोलो ताकि नाम याद रहे, वो अलग नाम है। कोरियोलिस बल क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स। तो इन हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में जो भी हवा आएगी उसको दाहिने तरफ मोड़ेगा, दाहिने तरफ मोड़ेगा। भैया आप इधर जो भी आएंगे उसको क्या मोड़ेगा? बाएं तरफ मोड़ेगा, बाएं तरफ मोड़ेगा। क्लियर हुई बात नहीं है? जो भी है उत्तरी गोलार्ध में कहां मुड़ रहे हैं? दायां, और दक्षिणी गोलार्ध वाले को बायां। तो उत्तरी गोलार्ध वाला कैसे मुड़ रहा है भैया? दायां।
राइट हैंड साइड। दक्षिण कैसे मिला भैया, बाया, लेफ्ट हैंड साइड। मोड़ने वाला ताकत का नाम क्या है, बल का नाम क्या है, तो कोरियोलिस बल। अब यहीं से एक अगला क्वेश्चन आएगा जो अगर आप गूगल करोगे तो भी इसका आंसर नहीं खोज पाओगे, नहीं तो ओपन चैलेंज है, गूगल करके देखना कि ये कोरियोलिस बल आया कैसे इस धरती में। अब ये कोरियोलिस बल कहां से पैदा हुआ, जैसे इस बोतल को भैया इस बल ने मोड़ दिया, तो ये बल किसने लगाया, प्रतीक सर ने, आप बोल सकते हो। तो कोरियोलिस बल किसने लगाया, वो बल कहां से आया, अब ये बताइए। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन उसके आंसर अंदर चलते चलेंगे हम लोग, है ना। अब बताओ, सोचो। ठीक है सर, हवा अपने राइट मुड़ती है, हवा अपने लेफ्ट मुड़ती है, मोड़ने वाले को कोरियोलिस बल बोलते हैं, ठीक हो गई बातें। ठीक है, फिर सर अगर कोरियोलिस बल ही है तो दोनों तरफ को राइट ही मोड़ता। इसको सर अपने देखिए जिधर जा रहा है उसका राइट मोड़ रहा है, भैया इसको जिधर जा रहा है उसको किधर मुड़ रहा है, लेफ्ट मोड़ रहा है। तो ऐसा क्यों, सब ज्यादा पूरे को राइट है, पूरे को लेफ्ट मोड़ना चाहिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर, आया कहां से सर ये बल। अब यहाँ आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नियम लगते हैं, जिसमें आपको एक छोटा एग्जांपल समझो जो अभी आपके दिमागी क्षमता अनुसार आप समझ पाएंगे, तो हम उस पर बात करते हैं, ठीक है, ताकि उस अरे 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 ऐसा है, हाँ तो वहीं से वैसा वाला चीज आपको बता देते हैं कि चलो उसका आपको हल्का कारण पता रहे, उसको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। हालांकि वो सिंगल एक कारण से नहीं होता है समझना, फिर भी बता देता हूँ मेजर कारण। मैंने अभी क्या बोला, देखिए कि जो भी भैया भूमध्य रेखा से जो भी हवा ऊपर उठेगी वो किधर मुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड। उत्तरी गोलार्ध किधर मुड़ेगी, राइट हैंड साइड। और दक्षिण गोलार्ध में जो भी हवा उठेगी किधर मुड़ जाएगी, अपने लेफ्ट हैंड साइड। किधर मुड़ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप बताइए, ये भैया पृथ्वी को ले तो पृथ्वी का ये कौन सा दिशा, ईस्ट के वेस्ट, वेस्ट। ये कौन सा दिशा है पृथ्वी का, ईस्ट। पृथ्वी किधर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट की ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। जब पृथ्वी इतना ज्यादा द्रव्यमान, इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला चीज ऐसे पड़ के ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, इधर से इधर, इधर से वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, तो इसके आसपास की हवा हुआ सबको खींच के रखा हुआ अपना वायुमंडल को, तो सब किधर घूमेगी, ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो गौर करो, ये दाया बाया का खेल ही नहीं है, ये दोनों वेस्ट टू किधर जा रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट टू किधर जा रहे हैं, ईस्ट। हमको लगता है कि वो दाया मुड़ रहा है, बाया नहीं, दोनों किधर मुड़ रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। सुनना है बात। मगर सर अगर आप इस बल को फिर मैं कंफ्यूजन पैदा करूंगा, आधा दुर्गन खतरनाक होता है सर। ठीक है सर, ये तो सर वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, चलो उल्टा काम कर लेते हैं। तो सर ये इधर से ऐसे कोई हवा आता है, वो इधर क्यों मुड़ रहा है, तो सर देखिए वो तो ईस्ट टू वेस्ट मुड़ गया, ऐसा भी है। वैसा कैसे सर, ऐसा कोई हवा आया सर, उसको किधर मुड़ा, अपने दाएं, वैसा मुड़ गया सर, देखिए फिर इधर मुड़ गया, उसको मुड़ना चाहिए उधर, वैसा कैसे। तो ऐसी जितने भी हवाएं होंगी, मेजर कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के घूर्णन के कारण जो आकर्षण है, वो पृथ्वी जब घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, तो अपने आसपास का वायुमंडल को, वातावरण को, पूरे बादल सबको किधर घुमा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घुमा रहा है। और अब वही बादल, अब मान लो भैया ये ऐसे फेंका, किसी ने वेस्ट टू ईस्ट फेंका, मगर क्या है जब फेंकेगा तो टकराएगा मुझसे, मान लो टकराया देना, टकरा गया तो इधर गिरा, क्या वो अभी वेस्ट टू ईस्ट ही गया, क्या नहीं। एग्जैक्टली सेम रीजन कि ये ऊपर जितने अन्य जितने भैया आपको दिख रही है ये सब धाराएं, इनके ऐसी स्थिति में बनने के पीछे कारण है लैंड मासेस। क्यों, आप समझाता हूं। अगर यहाँ भैया अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ जो हवा आ रही है उसको राइट साइड मुड़ी, तो इससे टकरा के फिर इधर मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, हवा तो टकराया, और टकरा के मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। यहाँ को जमीन दे दूंगा तो इससे टकरा के ऐसे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, यस। तो उनके बाकियों के पीछे का कारण है पृथ्वी में अन्य भी उपस्थित महाद्वीप और अन्य भैया उसकी और क्लाइमेटिक कंडीशंस। इतना क्लियर हो गया बात ना। फिर प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर का होना, तो हवाओं को भाई लो प्रेशर की ओर भागना ही पड़ेगा, उस समय देखेगा नहीं, यस। क्लियर हो गई बात ना। हाँ, ये मेजर रीजन है। तो कोरियोलिस बल कैसे पैदा होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उसमें जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण पैदा होता है, एकदम सबसे पहला और बेसिक रीजन। कोरियोलिस बल पैदा होता है तो क्या करता है, भूमध्य रेखा से जो भी हवा ऊपर उठती है उसको किधर मुड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड मुड़ता है, और दक्षिण गोलार्ध में भैया लेफ्ट हैंड साइड मुड़ता है। यही रीजन है कि भैया अब जैसे ही भूमध्य रेखा से सूर्य ऊपर जा रहा है, तो भूमध्य रेखा से पानी गर्म होगा, यहाँ भैया जमीन ज्यादा गर्म हो गया, पानी गर्म तो हवा ऊपर उठेगी, भूमध्य रेखा से हवा जाएगी यहाँ के लो प्रेशर जोन को भरने के लिए। हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये पूरा समुद्र है तो कैसे जो है हाई प्रेशर, भारत कैसा है लो प्रेशर, तो हवा यहाँ से उठेगी और जाएगी भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो कोरियोलिस बल को कैसा मोड़ देगा, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले यहाँ टकराएगी, तो यहाँ कौन सा राज्य है, केरल। इसलिए मानसून का आगमन कहां से होता है,
केरल से, इसीलिए पश्चिमी घाट से, इसीलिए सब तरीके से। और भारत में मानसून की कौन सी शाखा है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा शाखा? तो दक्षिणी पश्चिमी। क्लियर हो गई बात ना? अब दक्षिणी पश्चिमी जो हवा उठी वो तो ऐसे जाने लग गई। अब दक्षिणी पश्चिमी की एक हवा ऐसे ऐसे एक शाखा निकल जाएगी, ऐसे पैरेलल पैरेलल जाएगी। क्या जाएगा? ऐसे ऐसे पैरेलल पैरेलल। यहाँ से पूर्वी घाट, क्योंकि जो दिख रहे हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट ऐसे भैया ऐसे टूटा टूटा है पूर्वी घाट। क्लियर हो गई बात ना? तो इसलिए जो यहाँ सब जा रही है हवा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि इधर से ही आता है। तो भारत में मानसून किधर से आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी। किधर से आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो भारत में मानसून की कौन सी शाखा से वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किस राज्य से प्रवेश करती है? तो केरल से। किस डेट के आसपास प्रवेश करती है? तो 1 जून के आसपास। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, इस बार भैया 4-5 दिन पहले की है, 4-5 दिन पहले, क्योंकि गर्मी ज्यादा तो भैया लो प्रेशर जल्दी बन गया, लो प्रेशर जल्दी बनेगा तो वर्षा का आगमन जल्दी हो जाएगा। हो गया इतना हिस्सा? हाँ। और आने वाले समय भविष्य बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा ब्राह्मण पंडित रह चुका हूँ, तांत्रिक मंत्र विद्या सीखा हूँ, कि आने वाले समय मानसून का ये सर्कल जो है और जल्दी आने लगेगा। समझे? आज ही बता दे रहा हूँ। हाँ, तो कल हल्का गया था, 10 तारीख हुआ था, हल्का झंझराहट आया था ना। हाँ, तो भारत में प्रवेश करके उसकी एक थोड़ी थोड़ी शाखा आ रही है। अब भैया लगातार अब 15-20 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर पूरा बरसात आ जाएगा, जबकि आना चाहिए कब? 1 जून को। मगर मई में ही आपको दिखने लगेगा वर्षा आगमन। कल एक दिखा झलका झरोका हवा चला है, वो सब उसी का हिस्सा है। और ये इस बार तो मई में आ रहा है, अब धीरे खसकते और पहले आने लगेगा मानसून। क्यों? क्योंकि हम क्या करें? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वार्म करना, वार्म मतलब गर्म करना, तो जमीन जल्दी गर्म, तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो हवाएं कहाँ चलेंगी? समुद्र से जमीन की ओर, और वर्षा जल्दी आगमन होगा। इसीलिए इस बार जल्दी आगमन हुआ। तो अब जो जल्दी इस बार आया है उसके पीछे रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। यस, आइए अब यहाँ ध्यान से देखिए। अब सर ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश किया, फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एक शाखा से निकलेगी, बंगाल की खाड़ी शाखा, क्योंकि अब तो दक्षिणी पश्चिमी ऐसे मुड़ रही है ना, यहाँ जो निकलेगी वो भैया यहाँ से, क्योंकि टूटा हुआ है तो यहाँ जब जाएगी तो ऐसे करके प्रवेश कर जाएगी, और यहाँ से आपके महानदी वाले हिस्से से होते हुए आकर वही भारत के छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में आपका बरसात कराएगी। और सबसे पहले किससे टकराएगी? तो जसपुर से, क्योंकि हमारी इस जगह में कौन सा जिला है? तो जसपुर। और सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ करा देगी? जसपुर में। जसपुर में वर्षा भी ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि जसपुर कोई मैदानी क्षेत्र नहीं है, जसपुर पाट प्रदेश है। तो भैया बादल ऊपर उठते जाएगा तो ठंडा होते जाएगा, और ठंडा होते जाएगा तो पानी यहाँ गिराते जाएगा। क्लियर हो गई ये बात ना? यस, इतना क्लियर हो गया ये बात? ठीक है। तो मानसून का आगमन कैसे होता है? समझ में आ गया बात ना? पृथ्वी का घूर्णन शक्ति, आसपास का वायु को मोड़ना, कोरियोलिस बल ने भूमध्य रेखा से उठने वाली हवाओं को राइट साइड मोड़ा, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध की तरफ मोड़ा, बाएं साइड मोड़ा, दाएं साइड मोड़ा, तो भाई केरल से प्रवेश कर दिया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा से छत्तीसगढ़ के जसपुर में सबसे पहले वर्षा होती है। क्लियर हो गई बात? ये अब जो वर्षा होती है ना, ये वर्षा कराने के पीछे थोड़ा कॉन्सेप्ट फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, पहले एक बार बता दिया हूं। इतना क्लियर हो कि नहीं हुआ? हाँ, अब ध्यान से देखो, आते हैं यहां पर। चलो मान लो ये भारत है भैया हमारा, ये होगी भाई हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ को ऐसे लेते हैं। ठीक होगी बात? अब वर्षा को इसको समझने से पहले इस पहाड़ी को समझो। मान लो भैया कि बादल है, बादल, ये देखो, ये बादल समुद्र से आ रहा है, उसके रास्ते में क्या आ गया? पहाड़ी आ गया। ठीक हो गई बात ना? तो भैया बादल जो है ये पहाड़ी के रास्ते, भैया पहाड़ी के सहारे ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगा। क्या उठते जाएगा? ऊपर उठते जाएगा। और याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रत्येक 138 या 135 मीटर ऊपर उठने से तापमान कितना लो हो जाता है भैया? तो अरे ऊपर उठेगा तो टेम्परेचर कितना लो हो जाएगा? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस हो जाएगा। तो अगर बादल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो उसके अंदर का बादल का तापमान गिर रहा है, उसमें बर्फ के क्रिस्टल्स और जम करके भैया बर्फ के क्रिस्टल जम करके जो क्रिस्टल्स है वो जम करके भारी होंगे, और भारी होकर भाई जैसे ऊपर उठेगा और भारी हो जाएंगे, चिपक के ठंडा होगा तो ठंडा होगा बर्फ और जमेगा, ठंडा होगा बर्फ और जमेगा, ठंडा होगा बर्फ और जमेगा, और जमते भारी होंगे। तो भैया यहाँ से फिर ये अपना बादल उन बर्फ के टुकड़ों को गिराएगा, बर्फ के टुकड़े वायु के घर्षण में पिघल करके पानी बनेंगे, अब ये पूरा बरसात बरसोरे मेघा यहाँ हो जाएगा। सुना गई बात नहीं है कि बरसात कैसे होता है? तो पहाड़ियों के कारण। किससे होता है? पहाड़ियों के कारण। दूसरा पेड़ों के कारण, ऊंचाई के कारण, अर्थात ये पहाड़ बादल के रास्ते का रोड़ा है कि नहीं है? क्या उसने बादल को रोका? अर्थात अवरोध के कारण। अवरोध के कारण समझो यहां पर है अरावली पर्वत, ऐसे
भैया यहाँ से आता है मानसून, ऐसे से जाता जाता जाता, और यहाँ से अरावली पर्वत इसके रास्ते में आते नहीं, ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे निकल जाता है, इसके यहाँ से ऐसे निकल जाता है और इससे निकल के चल जाता है। इसीलिए राजस्थान वाले एरिया में भैया बरसात देखने मिलता ही नहीं है, कि उसके अगल बगल से निकल गया। ये अरावली अगर ऐसे होती तो बादल ऐसे आता, मानसून आता तो यहाँ पूरा हरा भरा कर देता। इस तरफ भैया आपका क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, इधर पूरा हरा भरा प्रदेश। तो राजस्थान में भी आज पूरा हरा भरा पेड़ पौधा होता, रेगिस्तान नहीं होता। मगर क्योंकि अरावली पर्वत उनके रास्ते में अवरोध पैदा नहीं कर पाती है, बादलों को रोक नहीं पाती, इसलिए बादल उससे अगल बगल से निकल जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात ना? यस, पहला रीजन ये। अब इस पे आइए, इस पहाड़ ने रोका तो बादल ने भैया जब यहाँ पहुंचा बादल, तो अपने अंदर भाई अधिकतम ऊंचाई पहुंच गया, तो पूरा पानी गिरा दिया। अब जब बादल को पार कर लेता, उस बादल को आपको रोकने वाला है क्या पहाड़ पार करने के बाद? नहीं। तब उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत पानी है भी तो, और पूरा गिरा दिया, खाली हो गया तो भी, दोनों ही केसेस में जब बादल किसी पर्वत जिधर से आगमन होता है उसके अपोजिट दिशा में जाएगा, तो यहाँ इसको कोई रोकने वाला है क्या? अब नहीं। उस ऊंचाई से सीधा बह के निकल जाएगा, और इधर का पूरा क्षेत्र जिधर से मानसून आगमन होगा पहाड़ी की तरफ, उसके अपोजिट साइड में क्या बन जाएगा? तो वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बन जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बन जाएगा भैया आपके लिए? तो वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोलते हैं इंग्लिश में वृष्टि छाया प्रदेश को? रेन शैडो जोन। क्या बनते हैं? रेन शैडो जोन। वृष्टि बोले तो रेन, छाया बोले तो शैडो, प्रदेश बोले तो जोन, अर्थात वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा। इसीलिए जब आप देखते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे है भैया मैकल। जब यहाँ से बादल आता है तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ नर्मदा नदी वाला हिस्सा है, तो नर्मदा नदी के सारे होते जब आता है अमरकंटक वाले रास्ते पे, तो अमर आपके मैकल के पश्चिम तरफ ताबड़तोड़ हरियाली है, पूरा जंगल, इसलिए तो कान्हा किस्ली नेशनल पार्क सब भरा हुआ है। मगर वही जब बादल वहां से उठ करके इस पर आता है, तो यहाँ भैया मैकल पर्वत बोलते कबीरधाम और ये वाला पूरे बेल्ट में कैसा क्षेत्र है? वृष्टि छाया प्रदेश। कैसा क्षेत्र है? वृष्टि छाया प्रदेश। क्लियर हो गई बात ना? इस तरीके से आपने समझ लिया कि मानसून बनता कैसे है, मानसून आता कैसे है। क्लियर हो गई बात नहीं है? आता फिर बरसात कहाँ करवाएगा, कहाँ नहीं करवाएगा। इसलिए आप छत्तीसगढ़ का पढ़ोगे मानसून, तो भैया ये उसका छत्तीसगढ़ फिर से अलग बना दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ हो गया, तो सर ये हो गया भाई पहाड़ी एरिया, ये हो गया पहाड़ी एरिया, बीच का पूरा मैदानी एरिया, ये हो गया बाउंड्री, ये हो गया सर बाउंड्री, ये हो गया सर बाउंड्री, ये हो गया सर बाउंड्री, ये सब पहाड़ी एरिया है। बाकी बीच का सर मैदानी एरिया है। तो मैदान के बीच में कोई पहाड़ नहीं है, इसे आप देखोगे जब गौर करके, तो छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया में कम वर्षा होती है। क्लियर हो गया ना? मैदानी एरिया में क्या होती है? कम वर्षा। मतलब मैदानी एरिया में अगर कम वर्षा होती है तो फिर मैदान में खेती कैसे कर पा रहे हैं सर? आप कुछ भी पढ़ा रहे हो। अरे बाबू, क्योंकि इसने बादल ने वर्षा जसपुर उसके पहाड़ों में किया, तो वहीं से सब नदियां आ रही हैं, यहाँ किया तो यहीं से सब नदियां इसमें जा रही हैं, महानदी बन करके, शिवनाथ बन करके, इसलिए मैदान में खेती हो पाई। तो पहाड़ों में जो पानी गिराया था उससे निकलने वाली नदियां मैदान को सिंचित कर रही हैं, क्योंकि नदियां पहाड़ों से निकलेंगी, क्योंकि पहाड़ भी ऐसे ऐसे हैं, तो ऐसे ऐसे हैं, तो गड्ढा इनका, गड्ढे में पानी भर गया और पानी निकल रहा है। तो पानी जब बहेगा तो पहाड़ ही चट्टानों को काट के मिट्टी बना करके लाएगी, मिट्टी बिछाएगी, मिट्टी से मैदान बनेगा और वही पानी से उसकी सिंचाई होगी। क्लियर हो गई बात नहीं है? यस, इस तरह से पूरा सिस्टम यहाँ पे काम करता है। वर्षा बोले तो वर्षा बहुत कम होती है छत्तीसगढ़ के मैदान में। समझ में आ गई बात नहीं है? हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखिए और हिस्से पे चलते हैं। इसी से कॉन्सेप्ट जो छूटा था उसको यहीं में कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी हो जाए क्लियर। इसी में लेकर चलते हैं, फिर से बनाते हैं। ये है बाबू पृथ्वी, ये क्या हमारा पृथ्वी, ये हो गया भूमध्य रेखा। अभी आपने कहा सर उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा अपने किस तरह मुड़ती है? कोई भी किधर मुड़ती है? अपने राइट हैंड साइड। कोई भी किधर मुड़ती है भाई? अपने राइट हैंड साइड। कोई भी किधर मुड़ती है भाई? अपने राइट हैंड साइड। कोई भी किधर मुड़ती है भाई? अपने राइट हैंड साइड। दक्षिण गोलार्ध में कोई भी हवा किधर मुड़ती है? अपने बताओ, ये किधर मुड़ती है? इसमें किधर मुड़ती है? लेफ्ट हैंड साइड। ये किधर मुड़ती है भाई? अपने लेफ्ट हैंड साइड। ये किधर मुड़ती है भाई? अपने लेफ्ट हैंड साइड। ये किधर मुड़ती है भाई? अपने लेफ्ट हैंड साइड। देखिए सबका लेफ्ट बनाया ना मैंने। ये लेफ्ट हैंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरा लेफ्ट क्या होगा? ये। अगर मैं ऐसे जाऊंगा लेफ्ट क्या होगा? ये। इस समझ में आ रहा है? बोर्ड पर उल्टा नहीं चिपक सकता, मैं तो भी करके बताता। राइट लेफ्ट समझ में आ गया ना? हाँ, क्योंकि मैं डूब जाता हूँ भैया, मेरे पूरा दिखता है आगे सामने। देखो ध्यान से यहाँ पे। अब जब उसको गौर से करके देखोगे तो यहाँ से एक प्रश्न निकलेगा। प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है? चक्रवात सुनोगे ना? हाँ, टाइफून, चक्रवात, साइक्लोन, वो सब जो शब्द है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होगी और दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होगी? बताइए। मैं तो पूरा करके ड्रॉ करके दे दिया हूं, अब उसको देख के बताओ।
कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो भी आएगा वो कैसा चक्रवात होगा, क्लॉकवाइज चक्रवात होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात की दो ही दिशा होती है, एक तो होता है भैया क्लॉकवाइज, एक होता है भैया एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, पक्का पक्का एंटी क्लॉक लग रहा है, और इधर कैसे लग रहा है, क्लॉक। यस, इसका मतलब इन सब के एरो को पकड़ो सर, यहां चालू किए, इसका एरो ये, इसका एरो ये, इसका एरो ये। अरे सर ये सब कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। अर्थात सर उत्तरी गोलार्ध में जो भी चक्रवात आएगा उसका दिशा कैसा होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। और इधर जो भी आएगा सर देखिए, ये इसके सबका एरो मिलाइए, कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। तो दक्षिण गोलार्ध में से चक्रवात कैसा आएगा भैया, क्लॉकवाइज आएगा। उत्तरी गोलार्ध में कैसा आएगा भैया, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लियर हो गया बात ना। तो जो कोरियोलिस बल का मैंने नियम बताया दायां बायां मोड़ने वाला, उससे अब आपको ये भी याद रहेगा, भूल जाओगे तो निकाल लोगे ना। हाँ, ऐसे चार्ट होने का खींचना, ऊपर वाला सबको राइट मोड़ देना, मिला देना चौकी को, तो याद रह जाएगा आपको, है ना। हाँ, ऐसे उत्तर वाला उल्टा था, नीचे वाला सीधा था, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये हो गया चक्रवात का कारण। आइए अब चक्रवात से थोड़ा आपको लेकर चलते हैं, तो चक्रवात भी हल्का हल्का बता देते हैं। बताओ, जब अगर चक्रवात आ गया मान लो, तो भैया ऐसा कौन सा एरिया है, और आप दूर नहीं भाग सकते, चक्रवात से स्पीड तो आपको ज्यादा है नहीं, तो ऐसा कुछ आपको शक्ति वक्ति दे दूं मैं, तो ऐसा कौन सा एरिया जहां आप चल जाओगे तो चक्रवात से बच जाओगे, बताओ। हाँ, चक्रवात के आसपास का सबसे सुरक्षित क्षेत्र कौन होता है, बीच में क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चक्रवात का केंद्र, साइक्लोन आई, क्या बोलते हैं उसे, साइक्लोन आइज। यस, ध्यान रखना। आजा आजा, कहाँ गया, आजा भाई, आ गया। आई ऑफ साइक्लोन इज ए रीजन, एक क्षेत्र है, आई ऑफ साइक्लोन एक क्षेत्र है जो कैसा होगा, एकदम काम। अब ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। आई ऑफ साइक्लोन का रेडियस या डायमीटर होता है 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। मतलब आपके आसपास इधर 20 किलोमीटर, इधर 20 किलोमीटर, पता नहीं चलेगा साइक्लोन आप बीच में अगर रहोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ महसूस ही नहीं होगा। क्लियर हो गया, एकदम सुन्नम सन्नाटा। तो साइक्लोन कितना बड़ा होता होगा, अंदाजा लगाओ, समझ रहा बात ना। हाँ, ऐसा नहीं कि छोटा साइज है, उसके आई के अंदर पूरा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इतना बड़ा बड़ा आई है उसका, ठीक है। हाँ, अब आगे इस पे और समझाऊंगा, देखो ऐसे। तो जो इसका आई होता है, आई ऑफ साइक्लोन इज ए काम वेदर फाउंड एट द सेंटर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। फिर देखो, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर, लाइट विंड्स एंड ऑफन क्लियर स्काइज। एकदम साफ आसमान दिखेगा आपको, कुछ नहीं दिखेगा कि बादल आ गया, बादल कुछ नहीं दिखेगा, एकदम साफ आसमान। एंड इज टिपिकली सराउंडेड बाई आई वॉल, और जो चारों तो आपको भैया वहां दूर में रहेगा, 40 मीटर दूर में, उसको लेंगे आई वॉल, आंख की दीवार। और उस आंख की दीवार में थंडर स्टॉर्म चलता है भैया, उसमें बिजली कड़क रहा होगा, धूल आंधी तूफान पूरा घूम 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 घर वर सब उड़ा के घुमा रहा होगा। क्लियर हुई बात ना। तो तूफान किस में होता है, आई के वॉल में, शांति का होता है आई के सेंटर में, विथ स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स एंड हैवीएस्ट रेन। क्लियर हो गई ये बात ना। यस, ये बात आप लोग समझ लो, इतना क्लियर हो गया बात। अब यहां से एक और चीज लेके चलते हैं, ठीक है सर। ये बाबू साइक्लोन, क्या है ये, साइक्लोन। देखो ध्यान से साइक्लोन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये रियल का साइक्लोन है, ये जो पूरा दिख रहा है इतना बड़ा एरिया सैटेलाइट से लेने पे, ये पूरा साइक्लोन की वॉल है, ये उसकी अंदरूनी वॉल है, और ये उसका भैया सेंटर है। ठीक हो गई बात ना। तो जब आपको बचने का मन कर साइक्लोन से, आप फंस जाओ, तो ऊपर से उछल के कहाँ कूदना भैया, उसके कूद ही नहीं पाओगे बाबा, 50-60 किलोमीटर इतना बड़ा है, कहाँ से कूदोगे, कैसे जाओगे कूदने के लिए, मरने जा रहे हैं मतलब। और जैसे ही आप कूदोगे, इसके आसपास इतना ज्यादा प्रेशर है कि खींच लेगा आपको, यहीं से खींच लेगा आपको, इधर बीच में जाने ही नहीं देगा वो, ठीक है। तो ये हो गया भैया साइक्लोन, इसलिए कूदने का नहीं, सिर्फ भागने का। देखो ये रहा साइक्लोन का अंदरूनी दीवार, और ये बीच का जो खाली जगह, इसको क्या बोला साइक्लोन की आई। क्या बोला, साइक्लोन की आई। क्लियर हो गई ये बात ना। आउटफ्लो क्लाउड शील्ड, आउटफ्लो क्लाउड शील्ड, भैया बादल है आपका
बाहर निकलता आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए देखिए सब चीज को, जिसका आइज है सब चीज को ऐसे अपने अंदर खींचता है, और इधर भैया जिसके एयर है वो सब चीज को ऐसे बाहर ढकेलते हैं। तो उसके दीवार सब चीज को बाहर ढकेलेंगे और फिर इसकी आइज करके सब चीज को अपने अंदर खींच लेगी। क्लियर हो गई ये बात ना? हाँ। दिख रहा है आपको क्लॉकवाइज विंड्स। देखिए आइज है, रियल वाला साइक्लोन का फोटो है ये। अब इस साइक्लोन को देख के अब आप बताओ कि ये जो साइक्लोन है सर, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? इसका बताओ, इसका सैटेलाइट से लिया गया फोटो है ये। हाँ, इतना मार दूंगा ना, इतना मार दूंगा, इतना मार दूंगा ना। अभी आप लोग पढ़े हो कि सर 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 और सर, हवा साइक्लोन का दिशा सर, हम लोग जो हवा जो बाहर से अंदर आ रही है उसका दिशा देखते हैं, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, जो बाहर से अंदर आ रही है तो ये सर एंटी क्लॉकवाइज। तो हवा जो बाहर से अंदर आ रही है उसका दिशा देखो ना, कैसे आ रही हो। तो फिर तो आप लोग ऐसे क्यों सोच लो कि ऐसे भाग रही है? अरे भैया बीच में लो प्रेशर जोन होता है, बाहर में हाई प्रेशर जोन है, तो हवा किधर चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, तो दिशा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? इतना मार मारता गुरुकुल होता, लोठी लोठी पकड़े रहता, इतना छड़ी चमड़ी में उधेड़ देता, सो कितना मजा आता। यस, ऐसा फील होता है कि नहीं? समझ रहे हो कैसे अधिकारी नहीं बनते है कि नहीं? अरे मार खाएगा वही अधिकारी बनेगा यार। इंसान पहले जानवर था, हम सब तो जानवर थे ना पहले, जानवर से आदि मानव बने। तो हम लोग हमेशा प्रेशर के ही आदी हैं। इंसानों को प्यार की भाषा कभी समझ नहीं आएगी, बात याद रखना। दुनिया में प्यार की भाषा देख रहा हूँ, ले जाके काट दे रहे हैं भैया, डौकी डौका लोग मिल करके हैं कि कुछ भी हो जा रहे हैं। हाँ, और वही डर होता तो कि मैं मारूंगी तो उसके घर वाले मेरे पूरे घर को खत्म कर देंगे, काट काट के बूटी बूटी कुत्ते को खिला देंगे। कभी कर पातेगा आदमी? मतलब बता रहा हूँ, सोचिए आप, हो पाएगा क्या? तो इंसानों को काबू में रखने के लिए आपको पावर बहुत होना चाहिए। आज लक्ष्मी माता विष्णु जी के चरण में बैठी इसलिए, तो धन लक्ष्मी चरण में है विष्णु जी के, पैर दबा तो दिख रही। क्यों? क्योंकि विष्णु शक्ति के प्रतीक हैं, तो इसका पावर उसी के चरणों में पैसा है। मतलब पूरा धरती चलता किससे है? पावर और पैसे से। और पैसा किसके पास होगा? पावरफुल आदमी के पास। ये विष्णु और सरस्वती का ग्रुप आपको समझाता है। इसलिए ऑलवेज हैव टू बिकम अ पावरफुल पर्सन देन रिच पर्सन। पैसे वाले हैं, पावरफुल नहीं है, तो मतलब इसलिए देखिए आदमी इतना पढ़ के और अधिकारी बने, इसीलिए क्योंकि जो करोड़ों रुपए का जो ठेकेदार होगा ना, जो करोड़ों रुपए ठेका कमाता होगा, उसको जो डिप्टी कलेक्टर इसका सैलरी 70,000 वो चमका देगा, उसका पावर है। तो पैसे से पहले क्या होना चाहिए जीवन में? पावर। और पावर तो पैसा, बोले 10 करोड़ का ठेका है, 2 करोड़ भिजवा देना, तो पावर से पैसा भी आ गया। मगर पैसे से पावर बाद में, मगर पावर से पैसा आना चालू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ना? पैसे से पावर टेम्पररी है, पावर से पैसा आना परमानेंट सॉल्यूशन है। इसलिए ऑलवेज हैव अ पावर। क्लियर हो गई बात? ये सब बाकी सब ज्ञान के सब हुक्का से बाबू याद रखना। हमको लगता है सर देखो पढ़ेंगे लिखेंगे आप पूरा सर खतरनाक बन जाएंगे, कुछ नहीं। सबसे ठला है कौन? नेता। वही सबसे ऊपर बैठता है, प्रधानमंत्री बन जाएगा। उससे कम पढ़ा लिखा भाई क्या बन जाएगा आपको बताइए तो? उससे कम पढ़ा लिखा सरकारी अधिकारी। तो बात किसका मानना? पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर, अनपढ़ नेता का। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर। क्लियर? मगर भाई आप अगर नेता नहीं बन सकते हो तो क्या बनो फिर? अधिकारी। क्योंकि पूरी दुनिया चलाई यही दोनों रहे। नॉर्मल पब्लिक का कोई इज्जत नहीं समाज में। आप आ जाओगे आपको ठेला हड़का देगा, मगर आप खुद डिप्टी कलेक्टर आपको हड़काएगा तो कल से उसका ठेला हटवा दोगे। समझ रहे हो बात? एसपी गाड़ी में घूम रहे वर्दीधारी करके, कोई आपको रोक देगा, टोक देगा रास्ते में? नहीं। फिर तो इसलिए मतलब पूरी दुनिया भैया में एक ही नशा है सबसे गजब का, वो है पावर का नशा। समझ गए बात ना? हाँ, तो ये पावर याद रखना। आप यहाँ बैठ के पढ़े तो पावर फील करना हर दिन अपने अंदर की, यार जब बनोगे तो निपटाट डालूंगे ऐसा करके। हाँ, पति को नहीं रे बाबा, पति को नहीं निपटाना है, ठीक है? पति को नहीं निपटाना है, वो वाला पत्नी नहीं बनना है, ठीक है? हाँ, निपटा दूंगा ना भैया, अपनी समस्याओं का समाधान कर लूंगी मैं। पावर गेन करना है, पावर। वो पावर आज फील करोगे ना, थ्रिल, जब थ्रिल आज आपको फील होगा तभी कल अधिकारी बन पाओगे। आज अगर आप भीड़ के जैसे बस आ रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, सो रहे हो, आ रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, सो रहे हो, ये चीज करोगे, अधिकारी नहीं बनोगे। अधिकारी बनने से पहले अधिकारी और फील, वो पावर आपको फील होनी चाहिए अंदर, क्या वर्दी है मेरे शरीर में, या मैं ऐसे डिप्टी कलेक्टर गाड़ी में हूँ तो क्या लग रहा है अंदर से, वो आज जब फील होगा ना, नींद नहीं आने देगा आपको, पढ़ने मजबूर कर देगा। पढ़ बहन, कैसे नहीं पढ़ेगी तू? चूंदी नोच दे अपना। हाँ, पटना जाओगे तो हैरान हो जाओगे बच्चों को पढ़ना देख करके। पटना में जब आप देखोगे जो बच्चे पढ़ने आए हुए हैं, जो सुबह भैया रोजी करने जाते हैं और जब रात में घर आते हैं तो रोजी करके थक जाते हैं 300-200 रुपये कमा करके। जब रात को पढ़ने बैठते तो नींद आता है ना,
तो भैया पूरा इसको उड़ा देते हैं, बरमुंडा को, इसको भाव सब उड़ा देंगे, इसको सब उतर देंगे। क्यों? ताकि बाहर जाएंगे नहीं, सुंदर दिखेंगे तो कोई लड़की देखेंगे, लड़की देखेंगे तो दिल में कुछ फीलिंग आएगा नहीं, फीलिंग आएगा तो भैया प्यार में चक्कर में पड़ेंगे नहीं, वो कर देंगे। फिर आज में बैठ के सब मुंडा दिया, अब घर से बाहर निकल नहीं, शर्म के मारे बैठे हैं घर के अंदर रात में पढ़ते पढ़ते थकान आ रहा है, आंख बंद हो रहा है, तो अपनी चुरकी को भैया, चुरकी पर टकला हो जाएंगे, चुरकी को बांधने का पंखा से, और जैसी मुंडी खजाक ऐसा। ये रियल दृश्य बता रहा हूँ, रियल दृश्य पटना का। पटना का हॉस्टल जाओगे तो दृश्य आपको हर वहाँ के हॉस्टल्स में दिख जाएगा। ऐसे ऐसे खतरनाक लोग वहाँ पढ़ने वाले, मगर पढ़ते हैं इसलिए देखो बनते भी हैं। सुना बात ना? पटना भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सबसे लेबर से लेकर के सबसे बड़ा राष्ट्रपति पद तक लोग बने हैं, इकलौता। सुना रहे बात ना? हाँ, सिर्फ क्यों? कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, मेहनत। तो मेहनत करना है आपको, समझना है बात ना? हमारे छत्तीसगढ़ से भाई आईएएस गिनेंगे, उंगली में गिन देंगे कितने आईएएस आईपीएस निकले छत्तीसगढ़ से, उंगली में गिन दोगे, मगर वहां का गिनती भूल जाओगे। तो हमारे, क्योंकि हमारा नेचर ही है छत्तीसगढ़ी, हम छत्तीसगढ़ी को नेचर ही है सौम्य, सीधा, सदवा, दुपऊ, हमारे मस्त सुतेन, भात खाएन, मस्त रहें। समझना है बात ना? मगर अब दुनिया इससे नहीं चलेगी, क्योंकि अब दुनिया भैया आगे बढ़ चुकी है, ठीक है? इसलिए हमको छत्तीसगढ़ का नक्शा बदलना है, तब आपको भी वैसे ही पागल जुनूनी मेहनत करना होगा। और तब जब अगल बगल बन जाओगे अधिकारी, तब सोचो भैया आपके आसपास के लोगों का भाव कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा आपके प्रति। पूरा दुनिया बदल जाता है एक झटके में। जिस दिन आप मिला ज्वाइनिंग लेटर आना, क्या अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ भैया इंटरव्यू क्लियर हो गया, पोस्ट मिल गया, उसी दिन से आप भैया पूरी दुनिया बदल जाता है। जो आपको जान नहीं रहो भी आके आपके भैया, जो आप आओगे स्टेशन उतर के आपको गाड़ी में लेके जाएंगे, वहाँ हार और पहनाएंगे, और जो जान नहीं रहो भी नाचने आ जाएगा, ये डिप्टी कलेक्टर है, दारू पीहू तो पकड़ी पुलिस तो बचा दी। हाँ, समझ रहे हो बात ना? तो बेगानी शादी में दुल्हा दीवाना, मतलब सोचो आपके पावर को उन लोग महसूस कर रहे हैं आपसे ज्यादा, तो दरवा आपकी पावर को आपसे ज्यादा महसूस कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आज करो, आज वो पावर महसूस करो। जब एक अधिकारी होगी किसी घर की बहू, तो सास ससुर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, चीज से चू नहीं, हाँ बहू सब बढ़िया कहता बेटी, इससे वाला बात रे बाबा। सुना है बात ना? तो अगर समाज में इज्जत चाहिए, समाज में, दुनिया में, तो इसलिए पावर कमाना है, पावर, और पावर इसी से आएगा, ठीक है? या तो पढ़ के पावर ले लो, और फिर नेतागिरी करके ले लो, और पता कि नेतागिरी नहीं कर सकते तो फिर पढ़ ही के लोगे, क्योंकि ये एकमात्र साधन है, ठीक है ना? इसलिए भैया पढ़ना जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि मैं गुरुकुल टाइप का एकदम होता भैया, गुरुकुल टाइप पढ़ाते, 50 लोगों का बैच बनाए, 1 साल 1.5 साल पढ़ाए, 1.5 साल 50 एक साथ अधिकारी, क्या मजा आता, समझ रहे हो बात? थ्रिल। और वैसे बच्चों जिनको मार दूं, बाल और नोच दूं, तो भाई कुछ बोले ना, वैसे हो कि हाँ सर खींच रहे बाल, तो वही याद रहेगा हमको जीवन भर, तो वैसे होता वो बनता है बैच। मेरे ज्यादा उनके अंदर पागल कि आप जो करवाना कराओ सर हम लोग से, मर भाई पढ़ाओ आप, तब वो बनता है वैसा बैच, और तब वैसे लगातार पूरे बैच निकलते हैं। जैसे आनंद कुमार का मूवी बना 50 सुपर 30, तो पूरे 30 कैसे निकले? उसी वजह से, क्योंकि उनसे ज्यादा पागल 30 बच्चे थे, है ना? इसलिए वो पगला टीचर के साथ पगले बच्चे चाहिए तभी बनेगा। छत्तीसगढ़ पागलेज पढ़नी है, ए दादा 2 घंटा पढ़दा रहे सर, घुमा थे बस सर, कैसे चल ही रे बाबू, समझ रहे बात ना? फील करो अपने अंदर थ्रिल, तब महसूस होगा। आओ साइक्लोन आप लोग देख लियो। अब साइक्लोन से एक और क्वेश्चन आ रहा है सर, बार बार साइक्लोन, हम ऊपर देखो, ऊपर ट्रॉपिकल लिखा हुआ था, देखो लिखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ देखो सब लिखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसका मतलब जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ताकतवर चक्रवात दुनिया में आते हैं ना, वो ट्रॉपिकल चक्रवाती होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवाती होते हैं। इसका मतलब उष्णकटिबंधीय मतलब 37° कर्क रेखा से 37° दक्षिण मकर रेखा के बीच ही चक्रवात बनेंगे, ठीक होगी बात नहीं है? यस। तो हर साल बहुत ताकतवर साइक्लोन कहां बनते हैं भैया? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। इसलिए सबसे ज्यादा आप देखे हैं कि आंख एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में ज्यादातर मौसम का क्षेत्र है। तूफान की आंख मोटे तौर पर गोलाकार क्षेत्र होती है, आमतौर पर 30 से 65 किलोमीटर व्यास की होती है, जो मैंने आपको बताया था। उसका नेत्र, यह नेत्र गोलक से घिरा हुआ होता है, जो तेज आंधी का एक छल्ला है, जहां सबसे गंभीर मौसम और चक्रवात की उच्चतम हवाएं होती है। तो तूफान में सबसे ज्यादा भैया हलचल कहाँ होता है? आई के वॉल में। कहाँ होती है? आई के वॉल में। शांति कहाँ? आई में। कहाँ होती है? आई में। क्लियर हुई ये बात ना? हाँ। अरे दूसरा फिर इसी में से याद रखना, आइज में हवा बाहर से अंदर की ओर आती है, वॉल में हवा अंदर से बाहर की ओर जाती है। दिख रहा है ये बात ना? क्लियर? तो सब याद रखना, छोटी छोटी चीज है। अब दूसरा बात आते हैं कि सर साइक्लोन सर आता है, गिड़ 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 घूमते शक्तिमान जैसे, फिर चांस खत्म कैसे हो जाता है? कौन बताएगा आंसर? साइक्लोन पहले बात ये बताओ, साइक्लोन बना कैसे? मैं साइक्लोन तो पढ़ा दिया, बना कैसे बताया, उसी में पढ़ाने पढ़ते बताओ। लो प्रेशर तो जमीन पे बनता है, और पूरा समुद्र तो हाई प्रेशर था,
ऐसा नहीं है, समुद्र में भी कहीं कहीं लो प्रेशर बन जाता है, और उसी समुद्र में बने हुए लो प्रेशर जोन को कवर करने के लिए समुद्र की हवा ही हाई प्रेशर में आती है तो साइक्लोन बनता है भैया। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, जब जमीन में बनेगा तो बरसात आएगी, ठीक हो गई बात, समुद्र में आएगी तो साइक्लोन आएगा। क्लियर हो गई ये बातें? ये हो गया भैया। चलो, लो प्रेशर से हाई प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट से साइक्लोन बन गया। अब साइक्लोन बन गया तो साइक्लोन खत्म कैसे होता है? देखते हो ना, साइक्लोन अब खत्म हो गया, बताओ कैसे खत्म होता है? सबसे मेजर कारण, हाँ तुक्का मार मार सही है, एकदम बढ़िया। हाँ अरे बढ़िया है, मतलब कॉन्फिडेंस है, ये तो है, ध्यान रहना चाहिए। जैसे ही साइक्लोन साइक्लोन के खत्म होने के पीछे दो मेजर कारण है। एक बता दिया आपने, एक मैं बताता हूं, ध्यान देखो भैया। जब ये भारत का तट है, भारत के यहाँ साइक्लोन आ गया, ये दे बाबा रे बाबा, खतरनाक वाला आ गया, ये दे साइक्लोन आ गया। अब मस्त घूम रहा है, गिड़ 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 भैया घूम जा रहा है, ठीक है। हाँ, गिड़ गिड़ घूमते 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 आएगा ऐसे करके, हाँ ठीक है, घूमते घूमते आ जाएगा। घूमते घूमते जब आएगा तो जैसे ही तटों से टकराएगा, तो तट तो एकदम सॉलिड है, उसमें कितना भी तो बादल वादल है, पानी वानी है, तो तटों से टकरा के उसकी स्पीड शांत हो जाती है। और शांत जब होती है तो जब तट से टकराता है तो इसलिए तटों के आसपास पूरा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए तटों को उखाड़ उखाड़ फेंक देता है। जब तट से टकराता है तो उसके अंदर का भी प्रेशर पूरा डिमिनिश हो जाता है। इसलिए साइक्लोन को शांत करने के लिए किसी न किसी की तट से टकराना होगा। ठीक होगी बात ना? किसी न किसी आइलैंड के तट से टकराएगा तभी जाके वो खत्म होगा। तो पहला क्या हो गया भाई कारण, तो उसको किसी न किसी तट से टकराना होगा। दूसरा कि तट में टकराने से पहले भी सर कई बार खत्म हो जाता है, तट तक पहुंच ही नहीं पाता। अब दूसरा रीजन यहीं से पैदा कर देते हैं, फिर उस पर जाऊंगा। इस तरह ठीक है, ये साइक्लोन जो समुद्र में बना है वो समुद्र से तट की ओर क्यों भागता है, ये बताओ। समुद्र में बना बन के खत्म होना भाई, मेरे तरफ क्यों आ रहा है, भारत को खत्म कर रहे हैं, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो। अभी पढ़ाया हुआ, सब पढ़ाया हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बनेगा। यस, अरे भैया कितना भी है तो जमीन पे जो लो प्रेशर जोन है वो पानी के लो प्रेशर जोन से तो और ज्यादा लो होगा ना। तो यहाँ लो प्रेशर बना तो चक्रवात बन गया, यहाँ लो प्रेशर तो उससे भी ज्यादा लो प्रेशर है, तो इसलिए कहाँ जाएगा हमेशा वो, समुद्र से तट की ओर। किधर जाएगा, समुद्र से तट की ओर। समुद्र तट से उठ के जाएगा और वही तट में टकरा के खत्म हो जाएगा। तो पैदा भी उसी से होता है, मृत्यु भी उसी से होता है। पूरा खेल क्या है, तो प्रेशर का। अभी लो प्रेशर कहां से बन रहा है, तो लो प्रेशर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। इसीलिए भैया ध्यान रखो यहीं से। अब जब गर्मी होता है तो बरसात आता है कि चक्रवात आता है, बरसात। मगर गर्मी में जब गर्मी जा रही है, बरसात में बरसात जब जा रही है, ठंड का आगमन हो रहा है, तब क्या आता है, चक्रवात। अर्थात ठंड के ऋतु में, विंटर सीजन में जो बरसात आती है किसका से होता है, चक्रवाती वर्षा। किसका से, चक्रवाती वर्षा। क्यों, याद करो कि जमीन जल्दी गर्म होता है, पानी लेट से गर्म होता है। जमीन जब गर्म हुआ तो वर्षा ऋतु आ गया, और जब पानी गर्म हो गया तब क्या आ गया भैया, ठंडी का ऋतु। ठंडी का ऋतु आ गया। इसलिए जब पानी गर्म हुआ तो यहाँ लो प्रेशर जोन बना, तो भी यहाँ दूर दूर से हवाएं आएंगी, और ठंड के मौसम में जब भारत में ठंड रहेगा तभी भैया चक्रवात का निर्माण होगा। तो चक्रवात का निर्माण कब होगा, आप हमेशा देखो न्यूज में, ठंड के समय पर, वर्षा ऋतु के अंतिम दिनों पर। क्योंकि जब जब जमीन जब गर्म हुआ था, पानी आया, पानी गिराया, भैया पूरा ठंडा कर दिया, ठंडा के फिर से हाई प्रेशर जोन हो गया ये। यस, तो खत्म, वर्षा, पानी गिरा मतलब वर्षा होना, तो वर्षा तो जमीन का प्रेशर खत्म। मगर अब जमीन तो गर्म हो गया था, अब किसकी बारी गर्म होने की, पानी की। अब जब पानी गर्म हो तो पानी क्या बनेगा, चक्रवात बनेगा। क्या बनेगा, चक्रवात। और इसलिए ठंड, और जब हमारे से चला गया सूर्य, तब तो यहाँ भाई पानी गिरने का सूर्य चला गया, गर्मी खत्म, वर्षा ऋतु। वर्षा के बाद क्या आता है, ठंड। तो जब हमारे यहाँ ठंड का मौसम, तब समुद्र में क्या है, लो प्रेशर जोन है। और इस समय हवाएं कहाँ चलेंगी, तो ठंड की ऋतु में जमीन से समुद्र की ओर। किधर चलेंगी, जमीन से समुद्र। क्योंकि अब आपके यहाँ पानी गिरा तो आपके यहाँ हाई प्रेशर का जोन हो गया, यहाँ पानी गर्म हो गया तो इधर लो प्रेशर का जोन हो गया। तो अब हवाएं जमीन से किधर चलेंगी, तो समुद्र की ओर। तो याद रखना, गर्मी ऋतु में या वर्षा ऋतु में हवाएं किधर चलती हैं, तो समुद्र से जमीन की ओर। और ठंड की ऋतु में हाँ, जमीन से समुद्र की ओर। हो गया इतना हिस्सा ना। यस। और चक्रवात हमेशा कब बनेगा, तो ठंडी ऋतु में। ठंडी के समय वर्षा होगी तो चक्रवाती वर्षा होगी। क्लियर हो गई ये बात ना। हाँ, उम्मीद करते हैं यहाँ से ये भी चीज हो गया क्लियर। क्लियर हो कि नहीं वही चीज, क्योंकि आपने एक पक्ष पढ़ा था कि जो जल्दी गर्म होता है जमीन, तो हमने वर्षा करवा दिया। लेट से गर्म होगा आप कौन भैया, समुद्र। अब यहीं से एक और अलग कॉन्सेप्ट सुनो सर। जो यहाँ से हवाओं ने प्रवेश किया, सर ये प्रवेश किया हवाओं ने भैया, सर जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं,
और ये हवाएं भी इस तरह की जाती हैं और इस तरह से एशिया एशिया सब जगह चल जाती है। ठीक हो गई बात, सब जगह चली गई। तो भाई अब ये हवाएं चली गई चली गई चली गई, बरसात कराते 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 चली गई इधर मध्य एशिया में चली गई। हो गया। कब गई हवाएं? जब जमीन पे क्या था, पानी में क्या था, हाई प्रेशर, और जमीन में क्या था, लो प्रेशर। अब जब ये जा रही तो वर्षा कराते जा रही तो सेम कंडीशन को ले लेते हैं। अब पानी पूरा गिर गया तो यहाँ क्या हो गया भैया, हाई प्रेशर। अब इधर का भाई पूरा पानी गर्म हो गया तो इधर क्या हो गया, लो प्रेशर। तो जो हवाएं गई थी अब वही हवाएं क्या होंगी, आएंगी। क्या होंगी, वही हवाएं आएंगी। क्या वही हवाएं आएंगी। क्लियर हो गई बात ना। और इसी वापस आती हुई हवाओं को ही बोलता है लौटता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून, रिटर्निंग मानसून। क्या बोलते हैं, रिटर्निंग मानसून। और बहुत ध्यान से आप बताना। अब सर जब पानी यहां से जा रहा था, पहले जब जा रहा था तो कौन सा ऋतु आ गया था, वर्षा ऋतु। क्या आ गया था, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के जस्ट बाद जब वापस आए तो कौन सा ऋतु आता है वर्षा ऋतु के बाद, शीत ऋतु, विंटर सीजन। अर्थात ठंड के समय वर्षा किन कारणों से होती है, तो एक तो चक्रवाती वर्षा होगी सर, और एक कैसी वर्षा होगी, लौटते हुए मानसून से वर्षा, रिट्रीटिंग मानसून से वर्षा होगी। क्लियर हो गई बात ना। तब आप अब अगर ठंड के समय पानी गिरे तो अब आप पढ़े लिखे तो अब क्या समझ जाओगे कि अगर चक्रवात है तो चक्रवात कारण हो रहा है, चक्रवात नहीं है तो किसके कारण हो रहा है, रिटर्निंग मानसून। मगर यही थोड़ा सा ट्रिक है, अब हम उस पर चलते हैं। कितना है सर अंदर ही से अंदर, हाँ वही तो है, एक ठो अंदर बन गया बंदर। चलो मेरे बंदर देखते हैं खेल। अब हम लोग वर्ल्ड मैप, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलें। वर्ल्ड में थोड़ा छल निकल जाना भाई साहब, इसी को ले लेते हैं। ये ठीक दिख रही, ये ठीक है, थोड़ा साफ हो जाना। ओम क्लीम क्लाम चामुंडे विक्षय। हाँ है, देखिए जादू। आओ ध्यान से देखना भी इसको, मैप को है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। भारत हमारा देश है तो हम भारत को देखेंगे, बाकी से हमको मतलब नहीं है, इसलिए ये लोड नहीं पालने का। तो भारत को देखना तो भारत को रख लेता हूँ। अच्छा यहीं रहने देते हैं। चलो रेड कलर से ध्यान देखना भाई। भारत में ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्रवेश की, इसी की एक शाखा यहाँ से गई, ये कहाँ से प्रवेश की, यहाँ से गंगा नदी क्षेत्र से और महानदी क्षेत्र से प्रवेश करती है, गोदावरी क्षेत्र से प्रवेश करती है, ऐसे प्रवेश करती है। ये सारे मानसून लास्ट में ऐसे ऊपर उठते जाते हैं, पानी गिराते गिराते ये पाकिस्तान वाकिस्तान ये ऐसे होते होते इधर से निकल जाती है एक शाखा भैया ऐसे, ये इसी में भी एक शाखा ऐसे करके ऐसे करके चल जाती है। तो जब वर्षा तो हवाएं ऐसे चली गई, ये हवाएं का दिशा है। क्लियर हो गई बात। जब जा रही हैं तो जितने पहाड़ वाला पर्वत और तो सब भैया पानी ने गिरवा दिए, गिरवा कर भाई इनको आगे भेज दिया। अब आगे जब ये हवा भारत को पार करके जाएंगी तो इधर पूरा जमीन है कि नहीं है, क्या है, समुद्र दिख रहा है क्या, सारा पानी समुद्र से निकला था तो कहाँ गिर गया, भारत में। तो इधर जब इधर जाएगा तो क्या उसमें पानी होगा कि उन बादलों में, नहीं। तो भैया इधर जब ये हवाएं जाएंगी तो इनके वर्षा कराने के लिए बादल में पानी होगा ही नहीं, तो वहाँ पानी करवा ही नहीं पाएंगे। अब वैसे ही जब थोड़ा बहुत जब यहाँ से वापस आना चालू, थोड़ा सा यहाँ से पानी उठा लेगी नहीं उठा लेगी, थोड़ा सा यहाँ से उठा लेगी, थोड़ा सा यहाँ से ये वाला इसको उठा लेगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाते हुए हल्का फुल्का इधर गिराते हुए वापस आएगी। जब वापस आते आते भारत आएगी तो भारत आते आते फिर इसका पानी नहीं होगा। भारत से जाने के बाद पानी नहीं, भारत आने से पहले पूरा पानी खत्म, क्योंकि छोटे छोटे जगह से उठाया था, पानी खत्म बादल के अंदर का। अब बादल के अंदर का पानी खत्म, तो जब हवाएं आएंगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या ये वर्षा करवा पाएंगी क्या, नहीं, क्योंकि बादल तो है मगर क्या उसमें पानी है ही नहीं, बादल तो है मगर पानी है ही नहीं, तो वर्षा होगा नहीं। इसी समय जब ये हवा ऐसे जाएगी और यहाँ से भाई इस तरह से ये देखिए यहाँ से गया और ये मेघालय, ये पूर्वोत्तर भारत वाला हिस्सा यहाँ से टकरा के ऐसे मुड़ गया। तो जब मुड़ा तो ये भाई आगे नहीं आगे बंगाल खाड़ी, आगे नहीं आगे बंगाल खाड़ी, तो यहाँ बादलों में पानी है और बादल ऐसे ट्रैवल करते हैं। इसको अलग कलर से ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, काला से ले रहा हूँ। अब जो यहाँ से वैसे मुड़ेगा बादल, पानी ले बंगाल खाड़ी से और ऐसे आएगा और ये टकरा के देखो भारत से। तो भारत के यहाँ पे कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वर्षा किससे होगी, लौटते हुए मानसून से। किस समय होगी बाबू, तो लौटते हुए मानसून से होगी।
किस समय होगी? तो ठंड के समय होगी। इसी वर्षा को बोलते हैं भैया आपके तमिलनाडु में मैंगो वर्षा। क्या बोलते हैं? सही, मैंगो वर्षा। क्लियर हो गई बात? नहीं है? यस। तो तमिलनाडु में वर्षा कब होती है? वर्षा ऋतु में नहीं होती। सोचो, जादू देखो कि अगर ये भारत है, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, वर्षा ऋतु में केवल केरल में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी तो यहाँ से इसको मोड़ देती है पानी को, और यहाँ से जो दक्षिणी पश्चिम मानसून सागर तो सीधे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पूरा पहाड़ी एरिया है, यहाँ से वही प्रवेश करती है। तो तमिलनाडु में तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से भैया वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। जबकि सोचो केरल के बगल में, केरल में वर्षा ताबड़तोड़, यहाँ वर्षा ही नहीं हो रही है। और कौन सा राज्य है ठंड के समय वर्षा हो रही है? तो तमिलनाडु। कहां से पानी पाया उसका वायु? तो बंगाल की खाड़ी से। कौन सा वायु? तो लौटता हुआ मानसून। समझ आ गया कि नहीं? आ गया बात पूरा? यस। अब जब ये जा रहा था वायु, तब क्यों जा रहा था? क्योंकि इधर हाई प्रेशर था, इन सभी जमीनों पर क्या था? लो प्रेशर था। और जब वापस आ रहा क्या हो गया भैया? सूर्य नीचे जा चुका है, अब पानी वाला हिस्सा गर्म हो रहा है, जमीन वाला हिस्सा ठंडा हो गया है, तब यहाँ क्या हो गया है? हाई प्रेशर हो गया, इधर क्या हो गया है? लो प्रेशर। तो यही हवाएं फिर वापस आएंगी। क्लियर? तो सूर्य भगवान देखे, सूर्य भगवान कैसे पूरे दिमाग खेल रहे हैं? हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हवा भेजना, हवा वापस खींचना, सब सूर्य भगवान कर रहे हैं। तो पूरा दुनिया सूर्य भगवान चला रहे हैं। इसलिए सुबह उठ के एक लोटा जल ढारना होता सूर्य भगवान को, समझे? हाँ, अरे पढ़े लिखे तो जियोग्राफी का रिस्पेक्ट मत डालो। अरे भैया क्या खतरनाक आदमी भैया, ऐसा डाल दिया करो, ठीक है? कॉपर ओपर का लोटा लेकर के। हालांकि उसके भी जो साइंटिफिक रीजन है ना, जब ये पानी में उनकी सूर्य की रोशनी पड़ती है 7 कलर में विभक्त हो जाती है। तो जैसे आप देखेंगे हरा कलर किसके लिए होता है? पेड़ पौधों के लिए। तो ऐसे जब सूर्य की 7 कलर पानी से होते हो जब प्रतीक्षित हो जाएंगे, जैसे आप जल ढार रहे हो, तो जल छोटा लोटा मत लिया करो कभी भी, बड़ा लोटा लिया करो। बड़ा लोटा जल ढारोगे आंख बंद करके, वही पूरा शरीर गीला होना चाहिए। आपको ये बता दे रहा हूँ, शरीर पोछ के कभी जल नहीं ढारोगे, शरीर गीला होना चाहिए जब आप जल ढार रहे हो। इसलिए देखिए हमारे क्या है, गंगा में डुबकी लगा के जल ढारते हैं, तो गीला है शरीर, उसी में खड़े हो आप। इसलिए जब आप जल ढार रहे हो तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की तरफ मुंह कर ढारते हो, सूर्य की रोशनी जब पानी से होते आएगी तो 7 कलर विभक्त हो जाएगी, और 7 कलर बॉडी को हील करती है हर अलग तरीके से। सब्जी भाजी खा के जो पोषण मिलता है उसके हरे वाले रेडिएशन से आपको पोषण मिल जाएगा, क्योंकि सब्जी भाजी में जो एनर्जी हो, एनर्जी आई कहाँ से? सूर्य के रेस से ही। तो सूर्य ऊर्जा नहीं, पेड़ पौधे को ऊर्जा दी। इसे बोलते हैं लिंडेमान का नियम। क्या बोलते हैं इसे? हाँ, लिंडेमैन का नियम है, 10% एनर्जी का सिद्धांत, 10% ऊर्जा का सिद्धांत। पढ़े हो? अब पर्यावरण भी पढ़ाऊं, जो लोग सब पढ़ा दूंगा रे बाबा मैं, ठीक है? इधर देखो आप, सूर्य भगवान जो है ना, लिंडेमैन एक साइंटिस्ट हुए, वो बोलते सूर्य भगवान, बोले भाई पेड़, और पेड़ को खाता भी एक शाकाहारी जानवर, शाकाहारी खाता भी एक मांसाहारी जानवर, इंसान या शेर भालू जो भी। तो सूर्य एनर्जी कितने % है? 100%, क्योंकि यही एनर्जी कौन बना रहा है? सूर्य। यहां से जब पेड़ पे एनर्जी आएगी तो सूर्य की एनर्जी का केवल पेड़ को कितना % मिलेगा? 10%। तो 100 का 10% कितना होता है भैया? 10। क्लियर हो गई बात? अब जब पेड़ पौधे को, किसी भी पेड़ पौधे को जब कोई खाएगा, शाकाहारी जीव जंतु, देखो कितना अच्छे से बता रहा हूं आपको मैं, शाकाहारी जीव जंतु, तो 10 का 10% कितना होता है? 1। 10% ही मिलेगा आने वाले समय में। तो यहाँ 100% का 10% कितना होता है? 10। 10 का 10% कितना होगा? 1। अब इस 1 को कोई मांसाहारी खा गया, ये हिरण को मार के मैं खा गया, मैं भाई मांसाहारी जानवरों में मार के खा गया, तो मेरे को कितना मिलेगा? 0.1% ऊर्जा। तब आप बताओ, इसीलिए जितने भी आप देखो हमारे शास्त्रों में जितनी चीज क्या बोलते हैं भैया, हमको शाकाहारी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शाकाहारी। क्यों? क्योंकि मांस खाने लोग जहाँ 0.1% ऊर्जा मिल रही है, वही भैया शाकाहारी वाले को 1 मिल रही है। इसका मतलब दिखने में कम दिख रहा है? नहीं, इसका 10 गुना है वो। इसका मतलब उनको लगता है मांस खाने से मेरे ताकत आगे उड़ जाएगा। नहीं, वेजिटेबल वाले ही ज्यादा ऊर्जावान होंगे, फुर्तीले होंगे, चुस्तीले होंगे। क्लियर हो गई ये बात ना? यस। इसे देखो जितने बड़े बड़े क्रिकेटर सब क्या है? वीगन बन गए, वेजिटेरियन बन गए, खाते ही नहीं है मांस। यस, दैट्स द रीजन, क्योंकि साइंस उसके पीछे। इसलिए ध्यान रखें, ये जो नियम पूरा 10-10% का नियम, ये क्या कहलाता है? लिंडेमान का नियम। क्या कहलाता है ये? लिंडेमान का नियम। तो ऐसे ही है, समझे? इसलिए जब जल ढारो तो सीधा वो आप, अब जब सीधा पेड़ी हटा दिया, आप यहाँ से पेड़ी हटा दिया, अब सीधा आप ही जल ढार रहे हो, तो उसका लाइट विभक्त होकर आपको कितना दिया? सीधा सीधा 10। तो जितना आपको मिलता है उसका 100 गुना ज्यादा ऊर्जावान रहोगे आप, अगर आप केवल सूर्य में जल ढारते हो। इतना बड़ा साइंस छुपा है, मगर हमको, हमारे पूर्वजों को पता था कि आने वाली पीढ़ी भोथर होगी, गधा होगी, उनको इतना साइंटिफिकली नहीं समझा पाएंगे। इसलिए बोले कि अरे गधो, भगवान के नाम से जल ढारना सूर्य को सुबह सुबह बोले। वो समझना है बात, ताकि उनको पता इतना साइंस। अब हमारे जो पूर्वज हैं, इतना साइंस, हमारे जस्ट पूर्वज, अभी जस्ट दादा दलाऊं, इतना साइंस समझते क्या? नहीं। तो हम, उनके जो पूर्वज थे ऋग्वैदिक काल के,
वो बहुत विद्वान थे, उनको सब पता था कि आने वाले समय में क्या हो जाएगा भारत। उनको पता था कि आने वाले समय में नहीं समझ पाएंगे लोग, इसलिए बोला कि भगवान के नाम से डर होगा और डर से आदमी जल ढालेगा और उससे शरीर को मिल जाएगा भैया पावर, इसलिए बीमार नहीं होगा। और देखो पहले हमारे परदादा लोग ढाते थे, उन लोग निरोग रहते थे, अब हम नहीं ढाते इसलिए हम बीमार से ग्रसित रहते हैं। कमर दर्द, सर दर्द, आधा कपारी, सर्दी, जुकाम, यही तो दिक्कत है हमारी इम्यूनिटी लो होने का। होता है कि नहीं होता है? यस, दैट्स द रीजन। चाय वाय नहीं है, चाय नहीं पिया होता इसलिए लगा तेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन रीजन वही कि हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है। और अब गीला क्यों होना चाहिए शरीर? सर गीला शरीर होता है तो गीला शरीर जो है उस एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि याद करो पेड़ का जो पत्ता है भैया ये इस समय जब लेता है तो जमीन से क्या ले रही है? जल। क्या ले रही है? जल। इसलिए गीला रह के करना है। समझा गया बात ना? हाँ। और प्याज को सूर्य का सुबह सुबह की रोशनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भाई सूर्य में होगी, रोशनी होगी, सुबह सुबह होगी, और सुबह पेड़ के पत्तों में क्या होती है? ओस की बूंदे। इसलिए गीला शरीर करना, क्योंकि पत्तों की तरह आप पत्ता आपका शरीर है, ओस की बूंदों से अपने शरीर को गीला कर लो और रोशनी को भैया भैया लोटा पानी डाल करके ट्रांसफर करके अपने शरीर में रेडिएशन को ले लो। सुन गई बात ना? ठीक है, इसलिए भाई जल ढारना चालू कर दो सबके सब, अधिकारी कुछ भी बनना है तो। क्योंकि जब आप यहाँ से जल ढारोगे तो आप शरीर के जो 7 चक्र उसमें सबसे पहला भाई यहाँ वाला चक्र है घ्राण बिंदु चक्र, इस पे रोशनी पड़ती है। इससे आपका भी पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट होता है। पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट होने से ही आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फिर छाती में जब आएगी, छाती में उसकी रोशनी जब फिल्टर होकर पड़ेगी, इसके बाद यहाँ पड़ेगी छाती वाले हिस्से में, तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी बॉडी की। सुनना ही बात, श्वास संबंधी बीमारी खत्म हो जाएगी। उसका जब यहाँ पड़ेगा नाभि वाले हिस्से में, तब आपका पाचन क्रिया तंदुरुस्त होगा। उसके नीचे पड़ेगा भैया तो आपके भैया जनन प्रजनन क्षमता अत्यधिक अच्छी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात ना? हाँ। तो इसलिए आपको पूरा सूर्य रोशनी ढारना चाहिए, पूरा साइंस उसके पीछे। ठीक है, हाँ, ये बात ध्यान रखना। हाँ, और इसलिए सूर्य की रोशनी विभक्त भी होता है तो कैसे होता है? बैजानी, हप्पी, नारंगी, लाल। तो लाल ऊपर, इसलिए आपको लाल तिलक लगता है माथे पे। सुना बात? बैंगनी लगता है कि तिलक? नहीं, लाल लगता है। तो सब पूरा साइंस, एक एक चीज साइंस आपके सनातन धर्म में पूरा साइंस से भरा हुआ है। इसलिए नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो जो बोल रहे हैं पंडित जी मानते जाओ। अगर आप समझ नहीं पाते हो साइंस उतना तो मान लो। पंडित जी को उसके पीछे साइंस नहीं पता, उनको उनकी पीढ़ी सिखाते हैं। मगर आप अगर हो तो ये तो साइंस खोज लो रीजन, या प्रतीक सर से आके पूछो, नहीं तो फिर मानो भाई चुपचाप। समझा गई बात नहीं? इसलिए याद रखना, इसका बहुत सारा बेनिफिट है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे उसी में छुपा हुआ सुबह सुबह का जो रोशनी होता है, सुबह सुबह जब ऑरेंज हो सूर्य की रोशनी, सफेद नहीं, तभी का रोशनी लेना, एक बार सुबह का और एक बार शाम का। तो आपका आंख, अगर आंख में चश्मा लगा हुआ है जैसे मेरे को लगा हुआ है, तो अगर मेरे को आई हीलिंग करनी है तो उस समय भी वो फायदेमंद है। सुबह की रोशनी देखना, सुबह की रोशनी देखना जिसमें ताप नहीं है, केवल उसकी ऑरेंज रोशनी हो। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बात भी याद रखना। तो इसको चश्मा लगा मेरी तरह भाई, सुबह सुबह का एकदम सूर्य देखा करो। ठीक हो गई ये बातें? हाँ, आओ आगे बढ़ते हैं। मेरे को भी लगा हुआ चश्मा, मेरे को आप लोग को दिखाई नहीं दे, सब धुंधले धुंधले दिख रहे हो। मेरे को नहीं पता कि कौन दीप है कौन कौन हो, सब धुंधले दिख रहे हो मेरे को। मगर मैं पढ़ाता हूँ, पता चलता है कभी नहीं ना? हाँ, अरे दिखता है बाबा, सब दिख रहा है मेरे को। ऐसे उठ के भाग जा रहे, सर को दिखता नहीं, उठ के चल देते हैं करके, सब दिखता है मेरे को। ठीक है, चश्मा जरूर लगा और सब दिखता है। चलिए, तो आज भाई आप लोग मानसून समझ लिए अच्छे से, है ना? तो आज क्लास में तक रहते हैं मानसून तक। मानसून आपको पूरा क्लियर हो गया है, वर्षा कैसे आती है, कहाँ गिराएगी, कहाँ वृष्टि छाया बनेगा, जाता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, ठंड की ऋतु क्यों आ रही है, क्योंकि अब भाई बरसात आने के बाद पूरा पानी गिर गया तो जमीन जो गर्म तो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो क्या आएगा? ठंड का ऋतु तो आएगा। यस, सुनना की बात ना? इसलिए ठंड की ऋतु आती है। ठीक है, और जब वर्षा गर्मी क्यों आ रही भाई? तो सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो गर्मी, सूर्य दक्षिणायन हुआ तो वर्षा। सुनना की बात नहीं है? यस, और सर ठंडी का ऋतु। तो इसके तीनों ऋतु आपके भारत में घूमते हुए आपको दिखाई देती है। और आप बहुत लकी हैं कि 3 ऋतु देख पा रहे हैं। नहीं तो जो यूरोपीय देश है भैया, उनके यहाँ ना वर्षा दिखता है ना गर्मी दिखता है, साल भर बस शीत ऋतु ही दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर।